कर देगा तो स्क्वायरल केज समझोगे उसको। हम लोग मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल पढ़ रहे हैं ना, बोलो। हम लोग दो मेथड पढ़े, पहला मेथड आया वोल्टेज कंट्रोल और दूसरा मेथड आया V बाई F कंट्रोल, तीसरा मेथड आया पोल कंट्रोल। ये तीन हमारे पास आ गए, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको हम लोग फ्लैश कर लेते हैं। हाँ, इस वोल्टेज कंट्रोल में हम लोग करते क्या है, वोल्टेज को रिड्यूस कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते। कभी भी वोल्टेज किसी भी स्पीड कंट्रोल में वोल्टेज ऑलवेज रेटेड से बिलो रेटेड की जा सकती है, एबव रेटेड नहीं जा सकती। तो मेरा पर्पस क्या है, यहाँ वोल्टेज को कम किए हम, टॉर्क को मेंटेन करने के लिए, टॉर्क को मेंटेन करने के लिए स्लिप इंक्रीज करता है। अगर वोल्टेज आप आधा किए तो स्लिप 4 गुना होता है, यानी कि अगर ये आप x के फ्रैक्शन में कम कर रहे हो तो ये x स्क्वायर के फ्रैक्शन में बढ़ता है। ये तो लॉजिक समझ में आ रहा है यहाँ तक? ओके, तो ये हमारे पास स्लिप हो गया सर 2 गुना। अब इस स्लिप के 4 गुना जो भी हुआ, तो इसके बढ़ने के चलते मेरा स्पीड क्या हो जाता है, चेंज होता है। इस केस में हम लोग को फ्रीक्वेंसी वगैरह कुछ चेंज नहीं होती, तो सिंक्रोनस स्पीड चेंज नहीं होता है। अरे बोलो है नहीं, इस केस में सिंक्रोनस स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये केवल और केवल स्लिप को इफेक्ट करता है और उसके चलते स्पीड कंट्रोल होती है। डेफिनेटली इस मेथड में स्लिप को हम बढ़ा सकते हैं केवल, इसलिए ये मेथड में स्पीड की कंट्रोल ओनली बिलो द रेटेड पॉसिबल। इतना तो समझ में आ गया तुम लोग? हाँ, इसमें क्या है, इस वाले कंट्रोल में ओनली स्लिप कंट्रोल होता है। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? इस वाले में केवल और केवल स्लिप की कंट्रोलिंग होती है, ओनली एंड ओनली स्लिप कंट्रोल होता है। कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा, क्वेश्चन भी तुम्हारा वही था कि स्लिप कंट्रोल किसमें होता है, तो इसमें होता है। सर इसमें क्या होता है, स्लिप एंड सिंक्रोनस स्पीड दोनों कंट्रोल होता है। अंदर समझ में आ गया क्या? ओके, तो हमारे पास वोल्टेज कंट्रोल था, ठीक है। नेक्स्ट आया ये कि इसकी ड्रॉबैक क्या है। तो ड्रॉबैक ये है कि जब आप वोल्टेज को चेंज करते थे, V बाई F में फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते थे और वोल्टेज को रिड्यूस करते थे, तो ये मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी ना कम हो जाता था। कौन सी वर्ड कम होती थी? मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी कम हो जाता था। इस मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी कम होने के चलते Tmax कम हो जाता था, एज वेल एज T स्टार्टिंग कम हो जाता था। STmax पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था, है ना। तो यही इसकी ड्रॉबैक थी। एक्चुअल में स्टार्टिंग वाली ड्रॉबैक नहीं है, ये ड्रॉबैक है मेन, मैक्सिमम टॉर्क कम हो जाना। क्यों बोल रहे हो सर स्टार्टिंग वाला मेन ड्रॉबैक नहीं है? क्योंकि मशीन स्टार्ट हो चुका है भाई। बात समझो क्या बोल रहे हैं, मशीन स्टार्ट है तब ना स्पीड कंट्रोल कर रहे हो तुम। तो अब रनिंग कंडीशन में अगर स्टार्टिंग टॉर्क कम ही हो जाए तो क्या ही प्रभाव पड़ता है, मशीन तो स्टार्ट हो चुका है। बात समझ में आया क्या है? तो मेन फंडा ये होता है कि इसकी मैक्सिमम टॉर्क कम हो जाती है ना, ये मेन ड्रॉबैक है एक्चुअली। हालांकि स्टार्टिंग टॉर्क भी विरासत में कम हो जाती है, ये अलग बात है, लेकिन मशीन ऑलरेडी स्टार्टेड है, तो स्टार्टिंग टॉर्क कम होने या ज्यादा होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है तक? इसलिए उसमें भी हम बोले थे तुमको कि ये स्टार्टिंग टॉर्क भले बढ़ रहा है, वो मेन फंडा नहीं है। जब भी भाई कंट्रोल हम पढ़ेंगे तो क्या हुआ हमको देखो, ये समझ में आया, ये स्टार्टिंग टॉर्क मेन फंडा नहीं होता है। स्टार्टिंग के समय स्टार्टिंग टॉर्क मेन फंडा होता है। जब मेथड ऑफ स्टार्टिंग देखोगे उसमें रनिंग में क्या टॉर्क होगा, ये मेन फंडा नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? उसमें क्या तुम्हारा मेन पर्पस होगा, स्टार्टिंग मेन पर्पस होगा। स्टार्ट कैसे कर रहे हो तुम, स्टार्टिंग के समय का, रनिंग के समय, जब स्पीड कंट्रोल करोगे मशीन रनिंग में है तो उसमें रनिंग वाला मेन पर्पस है। मशीन तो ऑलरेडी स्टार्टेड है, स्टार्टिंग टॉर्क कम भी हो जाएगा तो क्या फायदा, तो स्टार्ट हो चुका है। समझ में आया क्या बोल रहे हैं हम? तो मेन ड्रॉबैक क्या है, मैक्सिमम टॉर्क में। हाँ ठीक है कि स्टार्टिंग टॉर्क भी कम हो जाता है नो डाउट, बट मेन ड्रॉबैक क्या है, मैक्सिमम टॉर्क कम हो जाता है। समझ में आ रहा? और ये क्यों कम होता है, क्योंकि मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो इसके लिए तो पूरा काम खत्म हो गया V बाई F कंट्रोल का। दूसरा आया हमारे पास, सॉरी V कंट्रोल का हो गया, V बाई F कंट्रोल। तो इसका कंसेप्ट ही इसलिए आया क्योंकि हमको डेंसिटी को कांस्टेंट करना था। जैसे ये कम करो इसको भी कम करो, डेंसिटी हो जाएगा कांस्टेंट तो मैक्सिमम टॉर्क हो जाएगा कांस्टेंट, यही ना था। अब हुआ क्या कि इसमें स्पीड कंट्रोल करते समय हमको दिखा ये कि जब हम वोल्टेज को कम करते हैं और फ्रीक्वेंसी को भी कम करते हैं, तो जिस रेशियो से आप वोल्टेज को रिड्यूस करते हो उसी रेशियो से स्लिप इंक्रीज करता है, सेम रेशियो से। अगर ये आधा करोगे तो वो दोगुना होगा। इसमें स्क्वायर नहीं होता क्योंकि एक टर्म कैंसिल हो जाता है। याद आ गया? ओके, तो ये ना सर हमारे पास सेम रेशियो में, ठीक है। स्लिप तो बढ़ा तो ये तो स्पीड को कम करेगा, ये तो एनआर को कम करेगा। और एक और क्या बात हो गया कि सर फ्रीक्वेंसी भी कम हुआ ना, इसके चलते सिंक्रोनस स्पीड भी कम हो गया, है ना। तब ये भी कम हो गया, ये भी कम हो, मतलब स्लिप भी बढ़ गया। ये अपना बाई ये दोनों डायरेक्शन में ये इफेक्ट किए, दोनों डायरेक्शन समझ रहे हो ना, दो धारी तलवार है। मतलब ये है कि ये बढ़ाया तो स्पीड कम हुआ, ये घटा तो भी स्पीड कम ही हुआ। तो इसमें ना बहुत ज्यादा स्पीड कंट्रोल होता है।
है ना। आप यानी कि बहुत कम वेरिएशन करके ज्यादा स्पीड की कंट्रोलिंग कर पाओगे। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ओके, तो ये बेटर स्पीड कंट्रोल है उसे, ये तो पता चला हमको। नेक्स्ट आया कि क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी मेंटेन कांस्टेंट था, इसका टॉर्क भी, मैक्सिमम टॉर्क भी मेंटेन कांस्टेंट था। ठीक है सर, एसटीमैक्स चेंज हुआ, हालांकि वो मेन पर्पस है ही नहीं, एसटीमैक्स तो कहीं भी अचीव किया जा सकता है, तो यहाँ एसटीमैक्स भी चेंज होता है। जैसे आप फ्रीक्वेंसी कम करते हो एसटीमैक्स बढ़ता है, क्योंकि एक्स की वैल्यू कम होती है। एसटीमैक्स किसके बराबर होता है? R2/X के बराबर होता है ना। तो फ्रीक्वेंसी कम होने से ये कम होती है, तो एसटीमैक्स की वैल्यू बढ़ती है। हालांकि वो तो अच्छी बात है कि स्टार्टिंग केस में शिफ्ट हो रही है, खैर वो बड़ी बात नहीं है, वो हमारे मेन पर्पस भी नहीं है। मेन पर्पस क्या है? मैक्सिमम टॉर्क, तो वो तो मिक्स फिक्स हो गया। अच्छा, विरासत में यहां मिल जाती है क्या? स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाता है, तो विरासत का बात है। हालांकि इसके बढ़ने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा भाई, क्योंकि मशीन ऑलरेडी स्टार्टेड है। ठीक है, जितना टॉर्क से स्टार्ट होना था वो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन ये विरासत में आपको मिल गई। यहां तक समझ में आया? इसकी ड्रॉबैक ये है कि हम लोग वेरिएबल वोल्टेज बाय फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए साइक्लोक्रोमेटर यूज करेंगे, जो कि एक्सपेंसिव मेथड हो गई। ठीक है, तो इसकी ड्रॉबैक क्या है? ये मेथड एक्सपेंसिव है, बट बहुत ही एक्यूरेट मेथड है। किसके कंपेयर में? वोल्टेज वाले कंपेयर में। एज वेल एज ये फास्ट स्पीड कंट्रोल भी किया जा सकता है। नेक्स्ट आया हम लोग पोल चेंजिंग। अच्छा, ये दोनों मेथड सिंस स्टेटर साइड से हो रहा है, तो दोनों में संभव है। किसमें किसमें? स्लिप रिंग में भी संभव है, एससीआई में भी संभव है। अब आए पोल चेंजिंग मेथड। इसमें क्या करते हैं हम लोग? डिफरेंट सेट लेते हैं किसकी? स्टेटर की वाइंडिंग की, और सप्लाई किसी एक में देते हैं। उससे होता क्या है कि हम डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ वाइंडिंग में जब सप्लाई देते हैं तो पोल की चेंजिंग होती है। और ये भी कौन सा मेथड है? ये सिंक्रोनस स्पीड कंट्रोल करने का मेथड है। बोला है नहीं? ये मेथड भी सिंक्रोनस स्पीड कंट्रोल करने का मेथड है। यहां पे बेटा आपका स्लिप चेंज नहीं होता, सही बात है। यहाँ पे सिंक्रोनस स्पीड चेंज होती है, और उस सिंक्रोनस स्पीड के चेंज होने के चलते हमारी एनआर चेंज होती है। ठीक है, और कुछ पॉइंट देखिए कि अगर दो कंडक्टर के बीच में करंट सेम होगा तो कोई पोल नहीं होगा, एंड फलता। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात ये ओनली एससीआईएम में संभव है, क्योंकि उसी में पोल बाय डिफॉल्ट फॉर्म हो जाता है। बस इतना ही पढ़े थे हम लोग। ओके, नेक्स्ट हेडिंग करते हैं हम लोग, रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल। अच्छा, ये जो तीनों मेथड था बेटा वो स्टेटर साइड से था, है ना। ये तीनों जो मेथड था, डेट इज स्टेटर साइड मेथड। बहुत जल्दी, क्या दिक्कत है? बोलो, दिक्कत बोलो। ट्रांसफार्मर में क्यों नहीं होता? बोलो, ट्रांसफार्मर क्यों नहीं होता? क्योंकि इंडक्शन मशीन इज सेम एज ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर में होता है क्या आर्मेचर रिएक्शन? क्यों नहीं होता? हालांकि ये जो क्वेश्चन है तुम आज पूछा, हम पूछते, लेकिन सिंक्रोनस मशीन में पूछते तुमसे। वहां पे आर्मेचर रिएक्शन होता है, इंडक्शन मशीन में नहीं होता है, ट्रांसफार्मर में नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखो, ये इसमें आर्मेचर रिएक्शन होता है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन उसका इफेक्ट नहीं होता है। मीनिंग क्या है? जैसे आप सेकेंडरी में सप्लाई बढ़ाते हो, उसकी फ्लक्स प्राइमरी में इफेक्ट करती है, इसी को आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। लेकिन जैसे ही वो कम करती है, ये ज्यादा सब लेके फ्लक्स को सेटअप कर लेता है। ना समझ में आया? ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में लोड लगाए, तो जैसे लोड लगा करंट सेकेंडरी फ्लो करता है, उसका फ्लक्स आता है, मेन फ्लक्स को कम करता है। जितना कम करता है प्राइमरी, उतना पावर बढ़ा के उसी फ्लक्स को ओवरकम कर देता है। तो आर्मेचर रिएक्शन तो होता है, लेकिन ओवरऑल इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इज जीरो। जितना ही तुम उधर से लोड लगा के आर्मेचर रिएक्शन कराओगे, वही चीज यहाँ पे भी है, क्योंकि पर्पस सेम है। जितना रोटर में लोड लगाओगे उसकी फ्लक्स जाएगी स्टेटर में, नो डाउट, लेकिन जितना उधर कम होगा उतना वो सप्लाई से बढ़ा के मेकअप कर लेगा। तो आर्मेचर रिएक्शन होती है, नहीं भी होती है। बात समझ में आया क्या बोले? लेकिन वो ऐसी होती है, वो ट्रांजिएंट फेनोमेना हो जाती है। फिर ट्रांजिएंट समझ गए? मतलब वो होगी, पता ना चलेगा, निकल जाएगा। जैसे तुम लोड बढ़ाए, फ्लक्स घटा, जरूर घटा, लेकिन वो इतना ना, फिर जितना घटा था उतना ले लिया, ओवरकम हो गया। यानी कि इसलिए बोलते हैं कि ओवरऑल आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट क्या होता है? वो जीरो होता है। समझ में आ गया कि आर्मेचर रिएक्शन नहीं होता, आर्मेचर रिएक्शन होता है, बट ओवरऑल इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इज जीरो। अच्छा, क्वेश्चन में आएगा कि आर्मेचर रिएक्शन नहीं होता है, तो मत सोच लेना कि इसमें नहीं लिखा हुआ इफेक्ट, कि बोलोगे आर्मेचर रिएक्शन नहीं होता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाओगे। नहीं समझ में क्या बोले? मान लो बोले ट्रांसफार्मर आर्मेचर रिएक्शन होता है कि नहीं होता है, तब बोलोगे नहीं होता है। अच्छा, ऑप्शन में दो है कि आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट जीरो होता है, आर्मेचर रिएक्शन जीरो होता है, तो तब किसके साथ जाओगे? इफेक्ट इज जीरो। इसलिए मैं तो ये बोल रहा था कि जैसे स्टेटर में सप्लाई इंडक्शन मोटर में, तो उसका फ्लक्स बना, वो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, वो उसमें आया, किसमें?
रोटर में, अब रोटर में स्टार्टिंग में तो होगा आर्मेचर रिएक्शन जब उसमें करंट है रोटर में। अरे ट्रांजिएंट फेनोमेना इसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। जो तुम एक एक पॉइंट पकड़ रहे हो ना, ये कितने सेकंड में होता है? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में निपट जाता है। और जैसे वो फुल स्पीड में आ गया तो उसमें करंट ही नहीं रोटर में, वो तो अलग चीज होगी, मतलब इसलिए वो फुल स्पीड पे तो जाएगा ही नहीं। जब वो फुल स्पीड पे जाएगा अरे बेटा फुल स्पीड पे जाएगा ही नहीं। तो करंट क्यों नहीं लगेगा? चलो हो गया, समझ में आ गया। इसलिए इंडक्शन मशीन में एंड ट्रांसफार्मर में इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन जीरो होता है। देखो आर्मेचर रिएक्शन ऑलवेज होगा, लोड लगाओगे तो आर्मेचर रिएक्शन होगा। किसी में वो कंसिडरेबल होता है और किसी में जीरो होता है। जैसे डीसी मशीन में कंसिडरेबल था लेकिन ट्रांसफार्मर में जीरो था, इंडक्शन मशीन में जीरो है। फिर सिंक्रोनस मशीन पढ़ोगे वहां पे कंसिडरेबल होता है। चलो देखते हैं रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल। अब रोटर साइड से देख रहे हैं, ठीक है बेटा? रोटर साइड से जो आपके पास थर्ड फोर्थ नंबर है ना, रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल। रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल, बोलिए बताओ, अगर रोटर साइड से है तो ओनली और ओनली किस में हो सकता है? स्लिप रिंग में। ये दो भी मेथड्स आप पढ़ने वाले हैं, वो ओनली एंड ओनली स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन में ही संभव है। हम करते क्या है? डेफिनेटली आपको नाम से दिख रहा है रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल। क्या करेंगे बताइए? रोटर के वाइंडिंग्स में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करेंगे। रोटर की वाइंडिंग में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करेंगे। अच्छा पहले ये बताओ, ये जब भी तुम स्पीड की कंट्रोलिंग करोगे मशीन ऑलरेडी रनिंग कंडीशन में होगा, हाँ या नहीं? मशीन ऑलरेडी रनिंग कंडीशन में होगा। ठीक है देखो, समझो, ये अगेन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ही संभव है। अच्छा सुनो, क्या है, मशीन ऑलरेडी स्टार्ट था। देखिए बेटा यहाँ पे मशीन ऑलरेडी स्टार्ट था। स्टार्ट होने के बाद इस रेजिस्टेंस को हम जीरो कर चुके थे। बोलो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जीरो कर चुके थे। रनिंग करता है तो जीरो कर देते हैं ना, इसको जीरो कर चुके थे और मशीन ऑपरेट हो रहा था। अब क्या है कि मेरे को ना स्पीड को कम करना है, मेरे को स्पीड को कम करना है। अब करना है कैसे? रेजिस्टेंस को अब बढ़ाएंगे। पहले क्या था? ये जीरो हो चुका है। मशीन देखो शुरू में क्या करोगे? लगाओगे, जिसको तुम स्टार्टिंग में पढ़ोगे कि लगाने से कैसे स्टार्ट होगा वगैरह वगैरह, है ना? तो ये तो पता है कि जब ये रन करता है तो जीरो कर देते हैं, जीरो किया हुआ है। अब क्या है कि मशीन ऑपरेट हो रहा है, जीरो कंडीशन पे ऑपरेट हो रहा है, वो रनिंग में है। अब हमको कुछ काम करना है ताकि स्पीड की कंट्रोलिंग की सके। अब बताओ, जब ये रन हो रहा है, जब ये रन हो रहा है उस समय हमारे पास टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होता है? कि तो है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वगैरह चेंज नहीं कर रहा है तो डायरेक्ट हम प्रोपोर्शनल लिख रहे हैं, ठीक है बाबू? यहाँ था प्रोपोर्शनल है, की हटा दिए, बच गया एस इंटू E2 स्क्वायर इंटू R2 डिवाइड बाई R2 स्क्वायर प्लस एस x2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है जनरलाइज। लेकिन एट टाइम ऑफ रनिंग, एट टाइम ऑफ रनिंग ये बड़ी कम होता है, बोलो है या नहीं? इसको रिमूव करें, इसलिए हम पूरा लिख के मिटाते हैं कि तुमको याद भी रहे कि कहां क्या रिमूव किए थे। एट टाइम ऑफ रनिंग ये रिमूव हुआ, ये गया। एक बार यही लिख सकते थे, लेकिन अब तुमको समझ में आया कि क्यों हम किया ऐसा। तो ये आपके पास इसके प्रोपोर्शनल हुआ, ठीक है? ओके, एट टाइम ऑफ रनिंग, ये कब का समय है? एट रनिंग के समय। और स्पीड कंट्रोल भी आप कहां करोगे? एट रनिंग के टाइम करोगे, करोगे ना? ओके फाइन। अब देखो क्या हुआ, ये चेंज इसमें नहीं हो रहा। अरे वोल्टेज कंट्रोल कर रहे हैं क्या हम? नहीं कर रहे हैं। तो इस केस में ये कांस्टेंट है, इस केस में ये कांस्टेंट है, ठीक है? समझ में आ रहा? अच्छा, अब रोटर की रेजिस्टेंस R2 है, ये रोटर की रेजिस्टेंस तो R2 है,
ये तो रोटर की रेजिस्टेंस थी, इसको तो कम नहीं कर सकते तुम। अरे बोलो, रोटर की वाइंडिंग रेजिस्टेंस थोड़े ना कम करोगे अब, ये तो मिनिमम लगा ही जाता है जितना लगाना है। अब हम कर क्या रहे हैं, इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा रहे हैं। ठीक है बेटा, अब इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लगाने के चलते जब भी ये बढ़ाओगे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो बढ़ा सकते हो, तो जब भी बढ़ाओगे नीचे वाली वैल्यू बढ़ेगी। समझ में आ रहा है यहां तक? अच्छा, जब ये नीचे वाली वैल्यू बढ़ेगी तो टॉर्क को मेंटेन करने के लिए ये स्लिप को भी बढ़ना पड़ेगा। जैसे ये बढ़ेगी ये वैल्यू घटने लगेगा ना, टॉर्क घटेगा, तो इसको मेंटेन करने के लिए स्लिप भी इंक्रीज करेगी। अरे बोलो हाँ या नहीं, स्लिप भी इंक्रीज करेगी। यानी कि अगर रोटर रेजिस्टेंस आप दोगुना कर दोगे बढ़ा के, तो स्लिप भी दोगुना हो जाएगा, तभी ना कट जाएगा। यानी कि ये क्या है, आपको कांस्टेंट मेंटेन करना है। अब स्लिप गया बढ़, तो आपका एनआर का फॉर्मूला लिख लो, 1 माइनस एनएस में तो कोई इफेक्ट पड़ नहीं रहा है यहाँ पे, और स्लिप क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो रोटर रेजिस्टेंस सॉरी रोटर स्पीड रिड्यूस करेगा। बाय दिस मेथड हम क्या कर सकते हैं, बाय दिस मेथड अगेन हम क्या कर सकते हैं, स्पीड को बिलो रेटेड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है यहां तक? इस मेथड से भी हम स्पीड को बिलो रेटेड कर सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा ठीक है, ओके फाइन। तो सर ये ना बिलो रेटेड चला गया, यहाँ पे बिलो रेटेड चला गया, गुड। बेटा जब देखो एक लाइन बोल रहे हो उस पर ध्यान देना। देखो हम जो बात बोलते हैं ना वो है बड़ी डिफ का चीज, और पता नहीं तुम लोग कैच कितना कर पाते हैं उसको। देखो क्या है, अगर किसी रोटर को, यानी कि वो स्टेबल कंडीशन में है, मतलब वो टीएल पे ऑपरेट कर रहा है, बोलना अगर वो टीएल पे ऑपरेट कर रहा है तो उसमें करंट तभी चेंज होगा जब टीएल चेंज होगा। क्योंकि मशीन जब ऑपरेट हो रहा है, ध्यान देना, जब मशीन ऑपरेट हो रहा है यानी रोटेटिंग कंडीशन में है, तो यानी कि वो रेटेड लोड पे ऑपरेट हो रहा है, टीएल पे, तो वो तभी चेंज होगा उसमें करंट जब लोड चेंज होगा। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग के साथ कुछ और होगा, पढ़ेंगे तो बताएंगे। क्योंकि स्टार्ट जब मशीन कर रहे हो उस समय वो स्टेबल कंडीशन में नहीं है। अरे बोलो हाँ या नहीं, जब तुम मशीन स्टार्ट कर रहे हो तब तो वो टीएल पे ऑपरेट नहीं होता ना, तो उस समय रेजिस्टेंस बढ़ाने घटाने से करंट बढ़ घट सकता है। समझ में आया क्या बोले हम? स्टार्टिंग के समय रेजिस्टेंस के बढ़ाने घटाने से करंट बढ़ घट सकता है। क्यों? क्योंकि वो ऑपरेटिंग स्टेबल कंडीशन में नहीं है, मतलब वो टीएल पे ऑपरेट नहीं कर रहा उस समय। अरे बोलो हाँ या नहीं, समझ में आ रहा है? लेकिन अगर वो मशीन ऑपरेट हो रहा है टीएल पे, तब तुम रेजिस्टेंस बढ़ाओगे घटाओगे तो करंट कम ज्यादा नहीं होगा। समझ रहे हो क्या बोले हम? कुछ समझ में आया? देखो मशीन जब ऑपरेट कर रहा है मतलब तो रेटेड स्पीड पर ऑपरेट, रेटेड लोड पर ऑपरेट करता है टीएल पे, तब उसमें करंट तभी चेंज होगी जब लोड चेंज होगा। समझ में आया? लेकिन जब तुम मशीन स्टार्ट करते हो तो क्या वो रेटेड लोड पर ऑपरेट होता है? नहीं, वो तो किसी और टॉर्क से स्टार्ट होता है, और उस समय रेजिस्टेंस बढ़ाओगे घटाओगे तब क्या होगा, तब करंट चेंज होगा। तो ये तुम्हारे दिमाग में आएगा जब हम स्टार्टिंग पढ़ाएंगे, मेथड ऑफ स्टार्टिंग, उस समय सर रेजिस्टेंस बढ़ा घटा रहे हो तो करंट कम हो जाएगा, और जब उस समय बोल रहे थे सर करंट ही कम नहीं, कैसे हो गया ये? बाद में पागल कर देगा ये तुमको। समझ में आया? लॉजिक समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? लेकिन बेटा जब स्टार्टिंग के समय आप रेजिस्टेंस लगाओगे, जैसे मान लो स्टार्ट यहाँ पे हम लोग रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल देखे थे स्पीड में, जिसको वोल्टेज कंट्रोल कहे हो तुम, अरे यार स्टेटर रेजिस्टेंस कंट्रोल जिसको तुम वोल्टेज कंट्रोल कहे हो, तो वोल्टेज कंट्रोल जब किए तो जब आप वोल्टेज बढ़ा घटा रहे थे तो बेटा करंट कभी चेंज हुआ? करंट नहीं चेंज हुआ, तभी ना बोले कॉपर लॉस बढ़ जाएगा। अरे बोलो ना रे हाँ या नहीं, तभी ना बोले थे कॉपर लॉस बढ़ जाएगा। अगर रेजिस्टेंस बढ़ाए स्टेटर में, अगर करंट घट जाता तो कॉपर लॉस थोड़ा बढ़ता। बोलो समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? तो वो क्यों नहीं करंट चेंज हुआ? क्योंकि मशीन रनिंग कंडीशन में था, वो रेटेड लोड पे ऑपरेट हो रहा था, उसमें करंट तभी चेंज होगा जब लोड चेंज हो। अच्छा, यही मेथड स्टार्टिंग के लिए भी यूज करेंगे नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग स्टार्टिंग पढ़ना, यही मेथड हम स्टार्टिंग के लिए भी यूज करेंगे। मेथड ऑफ स्टार्टिंग में रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल, स्टेटर रेजिस्टेंस कंट्रोल आता है। उस समय जब तुम वोल्टेज को कम करोगे उस समय करंट कम हो जाएगा। क्यों ऐसा? वो स्टार्टिंग पे हो रहा है, वो रेटेड लोड पे नहीं ऑपरेट हो रहा है उस समय। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? हालांकि ये बाद में भले ही समय बोल दिए हम एक लाइन में, इसको निकालने के लिए हमको 3 वर्ष लग गए हैं। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? तुमको तो ऐसे मिल गया विरस्त में, लेकिन इस बात को निकालने के लिए बात यह है बेटा कि कहीं रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हो करंट बोल रहे हो बढ़ेगा ही नहीं घटेगा ही नहीं, और कहीं रेजिस्टेंस बढ़ा दे रहे हो बोल रहे हो करंट घट जाएगा। कैसे हो गया ये? समझ रहे हो ये कितना डिफिकल्ट है? ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? अभी जब मेथड ऑफ स्टार्टिंग जाएंगे, अभी जस्ट इसके बाद तो बताएं। अच्छा अभी क्या है, अभी तुम्हारे दिमाग में क्या है, हम स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं, इसमें मशीन लोडेड रेटेड लोड पे है, इसमें करंट तभी चेंज होगा जब लोड चेंज होगा, अदरवाइज करंट चेंज नहीं। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है यहाँ तक? अच्छा
अब आए यहाँ पे, बताओ तूने रेजिस्टेंस बढ़ाया, रोटर में रेजिस्टेंस बढ़ाया, उसमें देखेंगे उसमें क्या होगा, उसमें छोड़ो, उसमें फिर लेके आएंगे हम एक बार। जैसे तूने रेजिस्टेंस यहां बढ़ाया, क्या रोटर की करंट कम होगी? नहीं होगी। बोलो क्यों नहीं होगी? लोड ही नहीं चेंज कर रहे हो तो कैसे रोटर करंट कम होगी? अब बताओ कि तुम रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हो, लोड करंट चेंज नहीं हुआ, क्या मशीन को ओवरहीटिंग नहीं करेगा? मशीन को ओवरहीटिंग करेगा कि नहीं करेगा? यानी कि एफिशिएंसी कम होती है। तुम अभी तक जितने भी स्पीड कंट्रोल देखे, अभी तक जितने भी स्पीड कंट्रोल देखे, एक्सेप्ट V बाई F कंट्रोल, क्योंकि उसमें वोल्टेज किसी एक्सटर्नल डिवाइस से कंट्रोल की गई, बोला। एंड पोल चेंजिंग, हालांकि पोल चेंजिंग बहुत इफेक्टिव मेथड नहीं है, क्योंकि वो स्टेप में वोल्टेज को, स्पीड को कंट्रोल करता है। समझ में आया? तो जो तूने पहला वोल्टेज कंट्रोल देखा रेजिस्टेंस लगा के स्टेटर में, उसमें भी एफिशिएंसी गिरी, गिरी कि नहीं गिरी? क्योंकि करंट कम नहीं हुआ, रेजिस्टेंस बढ़ाए, इसमें भी एफिशिएंसी गिरी। जबकि तुम डीसी मशीन की स्पीड कंट्रोल देखोगे तो वहां स्पीड कंट्रोल के समय एफिशिएंसी बढ़ी थी। बोलो समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो वो एफिशिएंट मेथड है कि नहीं है? इसलिए बोला जाता है कि वो बहुत ही एफिशिएंट मेथड है स्पीड कंट्रोल में। इसकी उतनी औकात नहीं है, इसमें औकात बस इसकी है V बाई F कंट्रोल की, जिसके लिए हमको एक्स्ट्रा में एक डिवाइस लगाना पड़ता है, साइक्लो कन्वर्टर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अच्छा, एक बात और तुमको बता दें, घर में जो पंखा लगाते हो, रेगुलेटर लगता है ना, पंखा रेगुलेटर, उसमें जब तुम कम पे चलाते हो तो सोचते हो कि बिजली बिल कम आता है, सोचते होगे ना? ऐसा कुछ नहीं होता, बिजली बिल ज्यादा आता है बेटा, क्योंकि रेजिस्टेंस तुम उसका सीरीज में ऐड करते हो, और वो करंट कम नहीं करता, उसका लोड फिक्स है, उसका लोड फिक्स है, इसलिए उसकी बिजली बिल कम नहीं आती, ज्यादा आती है। हालांकि एक फंडा और वहां होता है कि जितना फास्ट स्पीड होता है उसकी टॉर्क उतनी ज्यादा होती है, एन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है वो। हालांकि वहां पे थोड़ी बहुत कंपनसेट हो जाता है, क्योंकि लो स्पीड पे टॉर्क कम हो जाती है। बात समझ में आया क्या बोले हम? नहीं समझ में आया? देखो, अगर लोड फिक्स होगी तब तुम रेजिस्टेंस लगाओगे, तब तो लॉस ही है तुम्हारा। बोल समझ में है ना? लेकिन वहां पे क्या होता है, जैसे तुम स्पीड कम करते हो ना, तो स्पीड कम हो जाता है, स्पीड कम होने के चलते वहां पे फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन के चलते होता है ना, तो वो जो लोड है वो एन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। समझ रहे हो? तो वो एन के मतलब स्पीड कम होता है तो उसकी लोड भी कम हो जाती है, इसके चलते करंट कम हो जाती है। समझ में आया? इसके चलते करंट कम हो जाती है। तब में भी हो सकता है कि तुम्हारा एनर्जी उतना ही मिल रहा हो, लेकिन अगर सेम लोड लगाते ना, समझ रहे हो, तब तुम आगे अगर स्पीड कंट्रोल करने के लिए वो काम करते तो होता नहीं, वो एक्चुअल में लॉस हो जाता। समझ में आया कुछ? चलो यहाँ पे आते हैं। हालांकि तुम लोग को सब जानना की जरूरत नहीं है, ये सब इंटरव्यू के क्वेश्चन है, और तुम लोग का इंटरव्यू कंडक्ट होता ही नहीं है। आते हैं, तुम लोग क्या देखे ये मेथड में, क्या देखे? पहला पॉइंट बताइए, रोटर की रेजिस्टेंस ऐड करेंगे, ये स्लिप रिंग में संभव है। जब रेजिस्टेंस ऐड करोगे तो इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज नहीं कर सकते। जब इंक्रीज करोगे तो स्लिप को भी इंक्रीज होना होगा टू मेंटेन टॉर्क कांस्टेंट, इसलिए स्पीड रिड्यूस हो जाएगा। इस मेथड में भी आप स्पीड की कंट्रोलिंग क्या कर सकते हो? बिलो रेटेड कर सकते हो। कोई दिक्कत यहां तक? अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर रोटर की रेजिस्टेंस चेंज करेंगे तो मैक्सिमम टॉर्क पे कोई इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये देखना है हमको। एसटी मैक्स पे इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये देखना है हमको। और स्टार्टिंग टॉर्क पे इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये देखना है। कोई दिक्कत? चलिए एक बार कॉपी करिए। अच्छा, ये तो पता चल गया कि स्पीड कंट्रोल कैसे होगा। ओके फाइन, चलो कॉपी कर दो। मशीन बेटा इतना है ना, ये खत्म ना होता है, लगेंगे पढ़ाने खत्म नहीं होगा, लगेंगे पढ़ाने खत्म ना होगा। अब तो मौके नहीं मिलता यार, मतलब कोरोना ला के ना, और ऑनलाइन में उतना मजा नहीं आता है। पढ़ाने में भी नहीं आता है, पढ़ने में भी नहीं आता, दोनों है। टेंशन वाला यूट्यूब पे नहीं है वो, प्राइवेट कोचिंग का है, प्राइवेट ही रहता है वो, या तो गूगल मीट पे होगा या जूम पे होगा। समझ रहे हो? यूट्यूब पे खोजते रहोगे ना मिलेगा। हम तेरे बिना लिख लिए? ठीक है।
लिख लियो भाई, नहीं लिखे हो कि लिख लिए हो? लिखो जल्दी। क्या हो रहा है यार आज, मतलब ना पागल हो जाएंगे हम। लिखो जल्दी, लिखो। सिंपली इंडक्शन मोटर कॉमन है। लिखो पहला पॉइंट, इन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, इन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, इन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर external rotor resistance, in slip ring induction motor external rotor resistance is added, external rotor resistance is added in series with rotor, in series with rotor at time of running, at time of running, at a time of running. Next point, at a time of running. Next point, next point. Hence to maintain a torque constant, hence to maintain a torque constant, hence to maintain torque constant, slip should increase, to maintain torque constant, slip should increase, to maintain torque constant, slip should increase. Hence to maintain torque constant, slip should increase. Hence speed get reduced. Hence speed get reduced. Hence speed get reduced. Next point. Next point. By this method, speed can only control below the rated. By this method, speed can only control. By this method, speed can only control below the rated. Below the rated. Speed can only control below the rated. Next point. Next point. At speed control, losses increases. At speed control, losses increases. At speed control, losses increases. Hence efficiency get reduced. Hence efficiency get reduced. Hence efficiency get reduced. चलो नेक्स्ट आते हैं और सब टर्म पे। बताओ तो क्या टी मैक्स रोटर रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंट है? टी मैक्स का फॉर्मूला बताइए। कि ये तो रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। E2 स्क्वायर इंटू डिवाइड बाई R2 होता है यहाँ पे, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो ना ही यहाँ पे हम R2 चेंज करें, यहाँ तो R2 है नहीं और ना ही स्लिप है, तो ये क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, नहीं रहेगा? बोलो ना रे हाँ या नहीं? ये मेथड है आपका जिसमें मैक्सिमम टॉर्क कांस्टेंट होता है, पहला बात।
एसटी मैक्स में आते हैं। एसटी मैक्स क्या है? स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकॉर्ड। एसटी मैक्स वैल्यू कितना होता है? R2 बाई X2। अब इसको तो बढ़ा रहे हो, इसको तो बढ़ा ही सकते हो, घटा तो सकते नहीं हो, तो सर ये इंक्रीज करेगा, एसटी मैक्स इंक्रीज करेगा। स्टार्टिंग टॉर्क फॉर्मूला बताइए, K इंटू E2 स्क्वायर इंटू R2 डिवाइड बाई R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। लेकिन एट टाइम ऑफ स्टार्टिंग X2 बहुत ज्यादा होता है, एट टाइम ऑफ स्टार्टिंग X2 बहुत ज्यादा होता है, तो इस वाले को हम रिमूव कर देते हैं। बोलिए समझ में आ रहा है ना? ये नहीं होगा यहाँ पे। अच्छा R2 तुम बढ़ा रहे हो क्या? अरे R2 तुम बढ़ा रहे हो क्या? R2 हम बढ़ा रहे हैं, ये बढ़ेगा बढ़ेगा भाई, ये पढ़ा के आए हैं हम, ये स्टार्टिंग टॉर्क तो बढ़ेगा। तो हमको क्या दिखा बता दो? रोटर की रेजिस्टेंस सर अगर हम चेंज करेंगे तो स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज कर जाएगा, मैक्सिमम टॉर्क कांस्टेंट रहेगा, स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क वो तो बड़ी फंदा है नहीं, है ना। चलो यहां पे आते हैं, ग्राफ बनाए। देखिए आई होप कि अब आप लोग समझ गए होंगे क्या इसका सीन है सब में, है ना। अगर हम यहां से टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं, चलिए तो एक यहां पे ड्रॉ किए, ये रेटेड वाला है, ये हो गया रेटेड वाला। एनएस पे कोई चेंज होगा नहीं, सिंक्रोनस स्पीड पे कोई चेंज होगा नहीं, रोटर रेजिस्टेंस तुम चेंज करो तो उससे कोई मतलब है नहीं। अगर मान लो तुम रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाए, क्योंकि बढ़ा सकते हो, ये मान लो कि आप है, ये है समथिंग R2 पे, है ना, और दूसरा लेते हैं R2 प्लस R एक्सटर्नल पे, दो ही लेंगे काम चल जाएगा। तो एक R2 पे ये ग्राफ है, अब लेते हैं R एक्सटर्नल पे, तो मैक्सिमम टॉर्क तो सर वहीं रहेगा, बोलो हाँ या नहीं? सर टी मैक्स तो वहीं रहेगा, स्टार्टिंग टॉर्क तो सर बढ़ जाएगा। अच्छा ये टी स्टार्टिंग था, ये टी स्टार्टिंग था, है ना, टी था। अच्छा स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाएगा यहां से, तो स्टार्टिंग टॉर्क हो गया सर यहाँ पे ये वाला, ठीक है। मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा, स्लिप एंड मैक्सिमम से बढ़ जाएगा। ये सेम वैसे ही होता है ना, जैसे V बाई एफ कंट्रोल होता है, ठीक है। अंतर बता दो V बाई एफ कंट्रोल में और इसमें, अंतर बता दोगे तो मजा आ जाएगा। बताओ अंतर क्या है? दोनों तो सेम में जा रहा है ना, V बाई एफ कंट्रोल में नहीं बढ़ता, V बाई एफ तो पढ़ रहे हैं, पूछ रहे हैं। हाँ वेरी गुड, यस। क्या बोलो? उसमें एसटी मैक्स कांस्टेंट रहता है, लोल एनएस भी शिफ्ट होती है, एनएस भी वहां पे चेंज होता है, यहाँ एनएस चेंज नहीं होता, रेस्ट के ग्राफ सेम रहते हैं। समझ में आ गया? चलो ये हो गया एसटी मैक्स 1 लेते हैं, यहाँ 2 लेते हैं, ये स्टार्टिंग टॉर्क 1 लेते हैं, स्टार्टिंग टॉर्क 2 लेते हैं। अच्छा ये तब का है जब ये आप R2 प्लस R एक्सटर्नल किए हो, ठीक है बेटा? अरे बोलो, ठीक है। यानी कि डेफिनेटली R2 प्लस R एक्सटर्नल जो होगा वो बड़ा होगा R2 से, पहला बात ये। इसके चलते टी मैक्स तो सेम है, आते हैं हम एनएस भी सेम है, आते हैं एसटी मैक्स में। तो इसका क्या है भाई? एसटी मैक्स है 2, इसका हो गया एसटी मैक्स 2 जो है वो बड़ा है एसटी मैक्स 1 से। इसका स्टार्टिंग टॉर्क है सर TS1 TS2 बड़ा है TS। चलो ड्रॉबैक बताओ इसका। एफिशिएंसी कम होती है, इसलिए सबसे बेटर स्पीड कंट्रोल कौन है? V बाई एफ, लेकिन वो एक्सपेंसिव होता है। इतना चिल्ड कर देता है यार, ये तो रात भर ठंडा लगता है यार, ये तो बारिश होता रहता है यहाँ पे, हम लोग है गर्म जगह के, समझ रहे हो ना। तो होता क्या है ना कि बॉडी उस हिसाब से एडजस्ट है बचपन से, समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं। और यहाँ जो है ना ये ठंडा जगह है यार, इतने में तो हम लोग यहाँ कंबल निकल जाता है। क्या बोल रहे हो? बंद कर दें? सीधे बंद कर दें? तब तो गर्मी से मर जाएगा, तो बंद कर दें, उमस होने लगेगा, फिर सफोकेशन होने लगेगा, समझ रहे हो। चलो लिखो जल्दी लिखो।
लिखो देखो in this method maximum torque is maintained constant. In this method maximum torque is maintained constant. In this method maximum torque is maintained constant, whereas maximum torque is maintained constant, whereas Stmax and starting torque increases. Whereas Stmax and starting torque increases. Whereas Stmax and starting torque increases. Rotor voltage injection method. Rotor voltage injection method. चलो सुनो क्या। अच्छा, नाम से दिख रहा है कि रोटर के वोल्टेज, रोटर के वाइंडिंग में कुछ वोल्टेज इंजेक्ट करना है। समझ में आया ना? सुनो क्या होता क्या है। अच्छा, रोटर की वोल्टेज डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की होती है। रोटर की वोल्टेज डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की होती है ना। अच्छा, स्टार्टिंग रनिंग के समय जो टॉर्क है, देखिए बेटा, रनिंग के समय जो टॉर्क है वो प्रोपोर्शनल है के तो लिखेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे स्लिप वगैरह चेंज नहीं हो रहा। ओके, उसके बाद आता है एस इंटू E2 स्क्वायर। R2 हम चेंज नहीं कर रहे हैं, R2 लिखने की नीड नहीं है। समझ में क्या बोल रहे हैं? लेना है तो ले लो। R2 डिवाइड बाई यहां एक्चुअल में रनिंग के समय यहां R2 ना होगा, कहां R2 होता है? नीचे बोलो। नहीं समझ में आया? ये R2 होता है, R2 स्क्वायर प्लस 6 होता है। रनिंग के समय इसको नेगलेक्ट करते हैं, A62 को, तो ये कट हो गया ना। अभी लिख के आए रे रनिंग के समय का, बोलो ये फॉर्मूला लिख के आया ना। हाँ, अब सुनो यहाँ पे देखो, अरे देखो यहाँ पे, अगर हम रोटर में कोई वोल्टेज दें और वो सेम फेज में हो E2 के, देखो दो केस होगा, या तो उसके सेम फेज में होगा मतलब उस वोल्टेज को बढ़ाएगा, या उस वोल्टेज को घटाएगा, यही काम ना करेगा। अगर आउट ऑफ फेज होगा तो घटा देगा, और सेम फेज होगा तो बढ़ा देगा। अगर आप यहाँ पे वोल्टेज इंजेक्ट कर रहे हो, कोई एक्सटर्नल वोल्टेज इंजेक्ट कर रहे हो यहाँ पे, अगर मान के चलो ये एस इंटू E2 स्क्वायर इस तरह की कोई वोल्टेज है, अब हम कर क्या रहे हैं, इस E2 के बदले सॉरी, अब E2 की जो वोल्टेज है उसमें या तो उसके फेज में होगा तो प्लस, या उसके आउट ऑफ फेज होगा तो माइनस, है ना। हम इसमें किया क्या, एक वोल्टेज इंजेक्ट कर दिए ई एक्सटर्नल, ठीक है, एक वोल्टेज इंजेक्ट कर दो। क्या बोले? अब लगाएंगे रे, ये वोल्टेज इतना हो गया ना। लोल है, ठीक है। तो होगा क्या, जब ये प्लस होगा तो ये पूरा वोल्टेज बढ़ जाएगा। सुनो जाके, अगर प्लस होगा तो पूरा वोल्टेज बढ़ जाएगा, यानी कि अगर प्लस होगा तो ये वोल्टेज पूरा बढ़ जाएगा, तो स्लिप को कम होना पड़ेगा, बोलना, क्योंकि ये टॉर्क तो कांस्टेंट है। क्या बोले आप कि सर अगर वोल्टेज सेम फेज में हुआ तो क्या हुआ, ये टोटल वोल्टेज बढ़ गया, स्लिप क्या हो गया, कम हो गया। अच्छा, इस केस में एनआर की वैल्यू कैसे निकलेगा, 1 - s × ns। तो सर ns पे तो कोई चेंज हुआ नहीं,
एनएस पे कोई चेंज हुआ नहीं, और स्लिप क्या हो गया, स्लिप क्या हो गया, रिड्यूस कर गया, तो एनआर इंक्रीज कर जाएगा, मतलब इस मेथड से आपने स्पीड बढ़ा ली। ठीक है, अच्छा वही टॉर्क इज इक्वल टू एस इंटू E2 माइनस कर दिया आप ई एक्सटर्नल, और ई इंजेक्ट भी लिख सकते हो, एक्सटर्नल मत लिखो, इंजेक्ट ही लिख लो, इंजेक्ट ले लो, ठीक है, इंजेक्ट। ओके, जो इंजेक्ट वोल्टेज अगर आउट ऑफ फेज हो गया तो बोलो तो क्या हुआ, ये वोल्टेज घट गया अभी, अरे बोलो ना हाँ या नहीं, ये वोल्टेज घट गया तो स्लिप को क्या होना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा, और जब स्लिप बढ़ेगा तो एनआर इज इक्वल टू 1 माइनस एस इंटू एनएस होता है, तो ये स्लिप के बढ़ना मतलब एनआर का घटना। मीनिंग ये है कि बाय दिस मेथड आप क्या कर सकते हो, स्पीड को बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो। ठीक है, आप स्पीड को बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। ड्रॉबैक ये है, सुनो, ड्रॉबैक ये है इसका कि बेटा रोटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो वेरिएबल होती है, रोटर की ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी वेरिएबल होती है, बोलो ना रे, रोटर की फ्रीक्वेंसी वेरिएबल होती है, आपको जो वोल्टेज इंजेक्ट करना है वो अगेन वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वाली है, बोलना है या नहीं, समझ में आ रहा है, यानी कि जिस फ्रीक्वेंसी की रोटर की ईएमएफ होगी उसी फ्रीक्वेंसी की आपको वोल्टेज इंजेक्ट करना पड़ेगा। समझ में क्या बोले, जिस फ्रीक्वेंसी की रोटर की वोल्टेज होगी उसी फ्रीक्वेंसी की वोल्टेज इंजेक्ट करना पड़ेगा, जो कि बड़ी डिफिकल्ट है, ये डिफिकल्ट टास्क है, बहुत डिफिकल्ट टास्क है, समझ रहे हो, इसे तो भी कंट्रोल नहीं कर लेगा हम, समझ में आ रहा है, इसलिए ये मेथड जनरली यूज नहीं किया जाता, हालांकि इस मेथड से आप दोनों स्पीड कंट्रोल कर सकते हो, अबव रेटेड भी बिलो रेटेड भी। अब तुम्हारा क्वेश्चन उठेगा, सर आप तो वोल्टेज बोल रहे थे रेटेड से ज्यादा बढ़ाना नहीं है, बेटा रनिंग के समय ये वोल्टेज ऑलरेडी कम हुआ होता है, रनिंग के समय ऑलरेडी वोल्टेज कम हुआ होता है, इसलिए आप वोल्टेज बढ़ा सकते हो। समझ में आ रहा है क्या बोले, चलो कॉपी करो जल्दी। हाँ वोल्टेज कम हुआ होता है इस, हाँ स्लिप कम हुआ होता है, मतलब कि वोल्टेज ओवरऑल वोल्टेज कम हुआ होता है ना, तो इसलिए तुम उसमें ऐड कर सकते हो नहीं कर सकते हो, इसलिए यहाँ पे बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। चलो यहाँ पे भी साइक्लिक कन्वर्टर का यूज होगा, और वो ऐसा साइक्लिक कन्वर्टर जो सेंस करे कि रोटर की फ्रीक्वेंसी कितनी है, उस फ्रीक्वेंसी का ईएमएफ इंड्यूस करे, समझ रहे हो, या दे सप्लाई कर, जो डिफिकल्ट है। हो गया, जो क्वेश्चन था हो, सुबह हाँ यहाँ पे भी स्लिप इफेक्ट कर रहा है, अगर ये ऑप्शन होता हम्म, अगर ये ऑप्शन होता हाँ तो ये भी सही होता, ऐसा कभी नहीं देगा कि दो दो ऑप्शंस दे, समझ रहे हो नहीं चीज, क्योंकि इसमें भी स्लिप चेंज होता है, तो या तो रोटर साइड देगा, वो स्लिप रिंग में होगा ना, थोड़ा ना एससीएम में होगा ये, अरे ये एससीआई में, हाँ स्लिप रिंग में होगा, स्लिप रिंग में भी तो मेथड्स हैं, रोटर में भी स्लिप चेंज होता है, देखो नॉर्मल में स्लिप ही चेंज होता है, जब तक तुम फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करते हो, फ्रीक्वेंसी और पोल चेंज नहीं करते हो, क्या होता है फिर स्लिप ही चेंज होता है, समझ में आ रहा है, बोलो ना रे, यस सर। देखो इन दिस मेथड voltage is injected, in this method voltage is injected
voltage is injected in rotor winding. In rotor winding, voltage is injected in rotor winding of same frequency of rotor, 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 EMF, rotor EMF, same frequency of rotor EMF. Next point. Next point. If injected voltage is in phase, if injected voltage is in phase, if injected voltage is in phase, total voltage increases. If injected voltage is in phase, total voltage increases. Total voltage increases, comma slip decreases, comma slip decreases, hence speed increases, hence speed increases, hence speed increases. Next point. If injected voltage is out of phase, if injected voltage is out of phase, if injected voltage is out of phase, total voltage reduced, total voltage reduced, total voltage reduced, comma slip increases, slip increases, speed reduced for constant load, speed reduced for constant load, speed reduced for constant load, for constant load मतलब torque, for constant load. Next point. For constant load मतलब torque. Next point. In this method, Speed reduces for constant. हाँ, for constant load. Next point. In this method, speed can control. In this method, speed can control. Speed can control above the rated and below the rated both. In this method, speed can control above the rated and below the rated both. Above the rated and below the rated both. Next point. It is very difficult to achieve. It is very difficult to achieve. It is very difficult to achieve voltage. It is very difficult to achieve voltage of same frequency of rotor voltage. Voltage of same frequency of rotor voltage. Last, cascading और tandem कनेक्शन. नाम सुने हो कास्केडिंग? कुछ आइडिया है? नहीं आइडिया है. कास्केड का मतलब क्या होता है? एक की आउटपुट को दूसरे की इनपुट की तरफ फीड करना, यही ना होता है कास्केड? अरे बोल भाई हाँ या नहीं. एक की आउटपुट को दूसरे के इनपुट की तरह फीड करना क्या कहलाता है? कास्केड कहलाता है. देखिए क्या, इस मेथड में हमको 2 इंडक्शन मशीन चाहिए. इस मेथड में हमको 2 इंडक्शन मशीन चाहिए. फर्स्ट इंडक्शन मशीन शुड बी इसेंशियली स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन. फर्स्ट इंडक्शन मशीन शुड बी इसेंशियली, मतलब समझ में आ गया? मतलब ये कैसा होना चाहिए? ये स्लिप रिंग ही होना चाहिए. दूसरा जो इंडक्शन मशीन है, वो में भी स्लिप रिंग हो सकता है और स्क्वायर केज हो सकता है. उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है. दूसरा मशीन कोई भी इंडक्शन मशीन हो सकता है.
समझ में आएगा, अभी टेंशन ना लो, ठीक है, कोई भी मशीन हो सकता है। ओके, ये SCIM है, स्क्वायर सॉरी SRIM है, इंडक्शन मशीन। इसमें हम लोग 3 फेज सप्लाई दिए, ठीक है बेटा, इसमें हम सप्लाई दिए RYB, 3 फेज सप्लाई दिए। इसके रोटर में EMF इंड्यूस हुआ, इसके रोटर में। और ये कैसा मशीन है? एक स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन। ये कैसा मशीन है? स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन है। तो इसके स्लिप रिंग से जो पावर निकली वो भी एक 3 फेज पावर निकली। अरे 3 फेज इंडक्शन मशीन है, ये पावर निकली। लेकिन अब ये सिंस स्लिप रिंग था तो इसके स्लिप रिंग के चलते क्या रोटर के पावर को आप ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो? ले सकते हो आराम से। अरे स्लिप रिंग में क्या होता है, स्क्वायरल केस से रोटर की पावर नहीं ले सकते आप, स्टेटर से ही लेना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट। लेकिन इसमें तो ऑप्शन है, कहां से ले सकते हो तुम? रोटर से ले सकते हो, बोलना है नहीं। यानी कि रोटर से ना पावर आप ले सकते हो। यानी कि इसकी आउटपुट कहां से निकली? रोटर से। अरे पावर डेवलप कहां होगा? रोटर में। बोलो ना, वो पावर हमने यहां से ले लिया, स्लिप रिंग के थ्रू लिया। स्लिप रिंग में 3 वायर होते हैं ना। इलेक्ट्रिकल पावर की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पावर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रिकल पावर जो वहां पावर बनती है, वोल्टेज इंटू करंट बनती है ना, जो भी वो जिसको तुम डेवलप्ड पावर कहते हो एक्चुअली, उस पावर को हम ले सकते हैं आराम से। हम किया क्या, जो 3 टर्मिनल बाहर निकलता था उसमें से कनेक्शन ले लिया, उसको शॉर्ट नहीं किए, कनेक्शन ले लिए। समझ में आ रहा है ना? तो अच्छा, यही पावर जो है हम फीड कर दिए इस वाले इंडक्शन मोटर में कि स्टेटर में। ये रोटर से निकला है, इसके रोटर से निकला है, ठीक है। और यही पावर हम दूसरे के स्टेटर में फीड कर दी। बोले ये बताओ, क्या तुम इसको कास्केड कहोगे क्या? हाँ या नहीं? कास्केड कहोगे? ये सर क्यों कहोगे? क्योंकि एक का आउटपुट दूसरे के एज ए इनपुट बिहेव कर रहा है, तो हम बोलते हैं इसको कास्केडिंग। कोई दिक्कत यहां तक? हाँ क्या हुआ? पता नहीं, उतना हिंदी हमको नहीं आता है भाई, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया हम लोगों को? ओके, अब देखो यहां से ध्यान देना। ओके, इनके शाफ्ट को, किनके शाफ्ट को? दोनों मशीन्स के शाफ्ट को मैकेनिकली कपल्ड किया गया। इसका मीनिंग समझ में आता है? दोनों के शाफ्ट को मैकेनिकली कपल्ड किया गया, ठीक। एक बार रिपीट कर देते हैं क्या। यहां हम 3 फेज सप्लाई दिए। किसमें सप्लाई दिए? जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है उसके स्टेटर वाइंडिंग में हम 3 फेज सप्लाई दिए। इसका रोटर का पावर हमने फीड कर लिया, ठीक है। ये मशीन मान लो 1 है, ये मशीन मान लो 1 है, नंबर 1 है ये नंबर मान लो फर्स्ट वन मशीन है, और ये नंबर 2 मशीन। द फर्स्ट मशीन शुड बी एसेंशियली स्लिप रिंग टाइप। और ये कुछ भी हो सकता है क्योंकि इसके स्टेटर में फीड करना है, रोटर से पावर हमको नहीं लेना है यहाँ पे। समझ में आना? इसलिए क्या बोले, कोई भी इंडक्शन मशीन हो सकता है। कोई दिक्कत यहां तक? ओके, ठीक है। अगेन यहां आपको पावर मिला RYB, ठीक है बाबू, देखते जाना। और यहां भी आप सप्लाई दे दिए वही RY एंड B। ओके, समझते हैं इसमें क्या क्या चीज है, क्या क्या कॉन्सेप्ट वगैरह वगैरह क्या क्या है। सुनोगे पहले, अब इधर भूल जा। ये कनेक्शन है, इस तरह से दिखा दिया। कनेक्शन ऐसा करना है हम लोग को, इसके शाफ्ट को मैकेनिकली कपल्ड कर देना है। सुनो, ये कनेक्शन है, इधर भूल जाओ। सुनो क्या है, अब मान लो दोनों मशीन में यहां RYB सप्लाई दिए हैं, यहां से RYB निकला और हमने इसके RYB में कनेक्ट कर दिया। हो गया ना? ये भी तो हो सकता था कि सर यहां से जो Y निकला था हम उसको B में कनेक्ट कर देते, और जो यहां से B निकला था उसको Y में कनेक्ट कर देते। यहां तो RYB दिए तो रोटर में तो सर RYB बनेगा। अरे बोलो ना, रोटर में तो वैसे ही बनेगा। लेकिन जो यहां से आउटपुट निकला उसमें R को छोड़ देते और इनको B वाले को Y में लगाए थे, Y वाले को B में लगाए थे, तो इसका फेज सीक्वेंस चेंज हो जाता। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? वर्ड सुनो, अगर इसमें RYB सप्लाई दिए हो और इसमें भी RYB सप्लाई दिए हो, तब उसको बोलते हैं वो सेम फेज में है, दोनों मोटर, और उसको बोलते हैं वो कम्युलेटिव कास्केड है। कम्युलेटिव कास्केड, कम्युलेटिव मतलब सेम होता है, समझ रहे ना?
कम्युलेटिव कास्केड है। मीनिंग क्या है इसका कि अगर इसमें आप आरवाई भी सप्लाई फेज सीक्वेंस दिए हो, इसमें भी सर आरवाई भी दी हो, इसमें भी आरवाई भी दी हो, देख रहे हो यहाँ पे ना, तो ये किसमें है, ये कम्युलेटिव कास्केड है, कम्युलेटिव कास्केड है, ये कम्युलेटिव कास्केड है। ठीक है, अगर यहां आरवाई भी दिए, आउटपुट भी आरवाई भी निकला, लेकिन यहां टर्मिनल को हम इंटरचेंज कर देते, समझ में आ रहा बेटा, तो ये किस में हो गया, आरवाई बी में हो गया, ये किस में हो गया, आरबीवाई में हो गया, यानी कि फेज सीक्वेंस चेंज हो गया, तो इसको बोलते हैं वो डिफरेंशियल कास्केड। वर्ड क्लियर हो गया यहां तक? बताएंगे कम्युलेटिव कास्केड क्या होता है। अगर दोनों में सेम फेज सीक्वेंस सप्लाई दी जाए, कम्युलेटिव कास्केड, दोनों में डिफरेंट डिफरेंट दी जाए, कोई दिक्कत? ओके, नेक्स्ट, जब तुम सेम फेज सीक्वेंस की सप्लाई दोगे तो आरएमएफ की डायरेक्शन सेम बनेगी, बोलो हाँ या नहीं। जब सेम फेज सीक्वेंस की सप्लाई दोगे तो आरएमएफ की डायरेक्शन सेम बनेगी, अगर डिफरेंट फेज सीक्वेंस की सप्लाई दोगे तो आरएमएफ की डायरेक्शन उल्टा बनेगी। यानी कि कम्युलेटिव कास्केड में आरएमएफ की डायरेक्शन सेम होती है, डिफरेंशियल कास्केड में आरएमएफ की डायरेक्शन अपोजिट होती है। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है, गुड। अब आते हैं यहां पे मैकेनिकली कपल्ड में। इंटरेस्टिंग चीज है, सुनो। मान लो ये हमारे पास दो मोटर थे, ध्यान देना, यहां से ये दो मोटर के साथ थे, तो जिस डायरेक्शन में आरएमएफ बनेगा उस डायरेक्शन में रोटेट करेगा ना, बोल रहा है नहीं, बढ़िया। तो ये दो मोटर के साथ थे, दोनों में हमने सेम फेज की सीक्वेंस की सप्लाई दी हुई है, तो दोनों किस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कुछ भी करेंगे लेकिन दोनों सेम करेंगे। तो मान लो ये कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज करेंगे दोनों। कोई दिक्कत है यहां तक, समझ में रहा? अच्छा, एक कौन से कास्केड है, कम्युलेटिव कास्केड है, कोई दिक्कत? इसके शाफ्ट को ना मैकेनिकली कपल्ड किया गया यहां पे, ये दो मोटर से जिनके शाफ्ट इससे रोटेट कर रहे थे, दोनों मोटर है। अब इनके शाफ्ट, ध्यान देना यहां से क्योंकि बड़ी डिफिकल्ट है, पहले ही बोल रहे हैं तो ध्यान देना, दोनों ना रोटेट कर रहे हैं, क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा ना बेटा, तो सिंगल फेज इंडक्शन मशीन समझ में नहीं आएगा, याद रखना इस चीज को, ये पूरा सिंगल फेज इंडक्शन मशीन का कांसेप्ट है। तो ये रोटेट कर रहा है दोनों सेम डायरेक्शन में, हम ना इसके शाफ्ट को मैकेनिकली कपल्ड किए। अब बताना, जब ये इधर घूमना चाहेगा ये इधर घूमना चाहेगा, हाँ या नहीं, बोलो समझ में आया कुछ? देखो ये एक्चुअली दोनों सेम डायरेक्शन में, रोटेट करो, दोनों को हम सर इस तरह रोटेट कर रहे हैं, देखना यहां से, ठीक है? अरे इधर देखो, इधर बाद में देखना अपना, ठीक है यहां तक। अब ना इसको हमने मैकेनिकली कपल्ड किया, ये इधर रोटेट करना चाहेगा और एक्चुअल में ये भी इधर रोटेट करना चाहेगा, लेकिन इसके उल्टा हो जाएगा। अब यस और नो, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं बेटा? हालांकि वो दोनों सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग है ये, सुनो, हो रहा है, हालांकि दोनों सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था ना। ये कौन सा कास्केड है, कम्युलेटिव कास्केड है, कम्युलेटिव कास्केड है। जब आपने, सुनो रे, मैकेनिकली कपल्ड किया तो वो दोनों एक दूसरे के उल्टा घूम रहे हैं, देख रहे हो? फिर ये कपार दुखाएगा कि ना दुखाएगा, सिर दर्द करा देगा बाद में, अगर देखो सिर दर्द कराएगा ना कि सर आरएमएफ सेम डायरेक्शन में, सप्लाई सेम, घूम रहा उल्टा है ससुराई, यस और नो, लेकिन घूमता उल्टा है, ठीक है? ओके, मान लो ये इधर घूम रहा है और ये इधर घूम रहा है, कौन सा कास्केड है, डिफरेंशियल कास्केड है, मतलब एक इधर और एक इधर, में भी कहीं गलती मत हो जाए, मतलब मीनिंग समझना। बात यह है, सुनना बेटा, बात यह है कि कम्युलेटिव कास्केड के समय दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे, बोलो अरे, कम्युलेटिव कास्केड के समय दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे, जबकि डिफरेंशियल कास्केड के समय दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। ये अब पॉइंट बताओगे, स्पीड कम्युलेटिव कास्केड में ज्यादा होगी कि डिफरेंशियल में? स्पीड, ओवरऑल स्पीड, क्योंकि अब स्पीड तो इसकी शाफ्ट की स्पीड, दोनों की स्पीड के ओवरऑल स्पीड निकलेगा, तो जो ओवरऑल स्पीड है वो कम्युलेटिव कास्केड में ज्यादा होगा कि डिफरेंशियल में? डिफरेंशियल में ज्यादा होगा एक्चुअली, क्योंकि कम्युलेटिव के समय दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं, डिफरेंशियल के समय दोनों। आई होप कितना तक समझ में आ गया हम लोगों को? कम्युलेटिव कास्केड क्या है ये समझ में आ गया, डिफरेंशियल कास्केड है ये समझ में आ गया। स्पीड कब ज्यादा होगा, डिफरेंशियल के समय, कम्युलेटिव के समय कम होगा। आई होप कितना समझ में आ गया? अब मैथमेटिकल अप्रोच है सारे, इसके बाद मैथमेटिकल है। अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स देखते हैं, बोलिए, इससे जल्दी समझ आ गया, ऐसे ही समझ में आएगा हम भी आप कर सकते हैं। ठीक है, देखो सेम होगा तो उल्टा हो जाएगा, मतलब अपोज करेगा, उल्टा होगा तो सेम हो जाएगा, मतलब सपोर्ट करेगा, ठीक है? अच्छा, ये दिमाग में बैठा लेना कि सर कम्युलेटिव कास्केड के समय ना स्पीड की डायरेक्शन, स्पीड ज्यादा होगा, कम होगा, कम्युलेटिव में कम होगा, डिफरेंशियल में, बस इसको ध्यान रखना, बस हो गया।
अब सुन बेटा, यहां जो सप्लाई दिए हो, मान के चलो इसकी सप्लाई है F1, सप्लाई फ्रीक्वेंसी F1 है, ठीक है, इसकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी F1 है। यहां पे नंबर ऑफ पोल P1 है, इसका नंबर ऑफ पोल P1 है, और इसका स्लिप है S1, ठीक है, यहां पे समझ में आ रहा, P1 है एंड S1 है, कोई दिक्कत? इसके नंबर ऑफ पोल लेटेड बी P2 है, इसका स्लिप S2 है। अब स्टार्ट करते हैं, इतना तक समझ में आ गया? बताओ, अगर ये F1 सप्लाई है और स्लिप इसका S1 है, तो ये जो पावर निकलेगा उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? S1 इंटू F1, बोल रहा है नहीं? यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? S1 इंटू F1, कोई दिक्कत है यहां तक? यानी कि यहां जो पावर फीड होगा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी सर S1 इंटू F1। बोलिए, समझ में आया? यहां जो पावर फीड होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? कोई दिक्कत है यहां तक? देखो, यहां F1 की सप्लाई दिए, इसका स्लिप है S1, तो रोटर की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? S इंटू F होती है, S इंटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो इसका S1 स्लिप है तो F1 है, तो कितना निकला यहां से? समझ में आ गया? यानी कि इसमें जो पावर फीड होगी उसकी फ्रीक्वेंसी बेटा सप्लाई फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, वो रोटर की आउटपुट फ्रीक्वेंसी दैट इज द S1 इंटू F1 होगा। और किसकी रोटर की आउटपुट? पहले वाले मशीन की। कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा, अब यहां से आते हैं NS1 मतलब कौन सा? इसका सिंक्रोनस स्पीड कितना होगा सर? 120 F1 बाई P1, ठीक है बेटा यहां तक? NS2 क्या है? इसका सिंक्रोनस स्पीड 120 S1 इंटू F1 बाई P2 होगा। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि यहां जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज S1 F1। ठीक, ओके फाइन, गुड। नेक्स्ट, हम लोग को पता है रोटर NR1, रोटर की स्पीड ऑलवेज 1 माइनस S1 इंटू NS1 होती है, ठीक है? इधर रोटर की स्पीड 1 माइनस S2 इंटू NS2 होगी, जो कि निकाल चुके हैं हम यहां पे। कोई दिक्कत ना यहां तक? अच्छा, ये दोनों मैकेनिकली कपल्ड है, दोनों मैकेनिकली कपल्ड है, जो स्पीड इसका होगा उसी स्पीड इसका होगा। बोलना, जो रोटर की स्पीड इसका होगा वही स्पीड। क्यों 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 क्यों? मैकेनिकल कपल्ड है, ठीक है। सिंस बोथ आर mechanically coupled, hence this will give you। चलो सुनो यहां से, क्या वो तो हम लिख दें कि NR1 बराबर NR2 लिखेंगे ना, क्योंकि मैकेनिकली कपल्ड है, जो स्पीड इसका होगा वही स्पीड उसका भी होगा। दिस विल कम एज NR1 की वैल्यू, NR1 की वैल्यू बताओगे 1 माइनस S1 इंटू NS1 इक्वल टू 1 माइनस S2 इंटू NS2। नेक्स्ट 1 माइनस S1 इंटू NS1 के बदले वैल्यू पुट कर लेते हैं 120 F1 बाई P1, 1 माइनस S2 इंटू 120 S1 F1 बाई P1, ठीक है? S1 F1 बाई P2, ठीक है? पेंसिल देखने लगे क्या हुआ, ये गयो, ये गयो, ये गयो, ये गयो, ठीक है? यहां तक बचा क्या देख लो, 1 माइनस S1 डिवाइड बाई P1 इज इक्वल टू 1 माइनस S2 मल्टीप्लाई बाई S1 डिवाइड बाई P2, ठीक है बाबू? यहां तक एक केवल मैथमेटिक्स चल रहा है, अभी कुछ है नहीं, कंसेप्ट हम बता चुके हैं। फिर यहां पे दिखेगा तो हमारी जगह तो है नहीं, तो मारो कॉपी, बोलो। सर ये मैकेनिकली कपल्ड है, लेकिन सर इसमें जो है फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस आ रहा है इसके इनपुट, इसके स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे बेटा, मैकेनिकली जब कपल्ड हैं, घुमाएगा घुमाएगा, लेकिन घूमेगा तो एक ही स्पीड पे। हाँ डेफिनेटली, एक फोर्स लगाएगा, एक रोकेगा वगैरह जो भी हो, लेकिन घूमेगा तो एक ही स्पीड पे। मैकेनिकल कपल्ड। देखो ना अभी क्या मिल रहा है, तुम देखेगा तब तो, अभी पहले ही लगता है हला करना। कॉपी करो जल्दी। अच्छा, ये समझ में आया है क्या हम लोग क्या करना है? एक SRIM होना चाहिए, उसकी फीडबैक इस तरह करनी। अच्छा, पॉइंट लिखवाएंगे सब बाद में। हाँ, ये कोई भी ले सकते हो, एक केवल ये कॉपी करो, ये वाला डायग्राम है ना, अभी ये डायग्राम कॉपी करो। हाँ बस ये डायग्राम कॉपी करो।
आज पैदल क्यों आ रहे थे भाई? गाड़ी खराब हो गया था? रेनकोट नहीं था, बारिश अच्छा, कितना दूर है यहाँ से घर? सर विक्रम को करना पड़ता ना, 300 तो पैदल आना पड़ता है लगभग 1 उसके बाद में मिलेगा जो भी ऑटो वगैरह जो मिल रहा किलोमीटर मिलता है। है। अच्छा, ये कहाँ गया? इसका अभी बुखार नहीं ठीक हुआ? हाँ, हुआ नहीं होगा तभी नहीं आना। हाथ उठ नहीं रहा है। यही तो होता है ना, विक्स लेगा हाथ नहीं उठेगा। अच्छा, वैसे ही बाएं साइड में लगता है तो क्या ही प्रभाव पड़ेगा? किसी को हो रहा है कौन से लगा था इसको? कोवैक्सीन, कोविशील्ड? कोविशील्ड। हाँ, तो थोड़ा सा तो परेशान करेगा, बुखार लगाता है। कोविशील्ड और मैंने भी कोविशील्ड लगाया था, लेकिन थोड़ा वैसा रहा जकड़न टाइप का, जैसे कभी बुखार सर दर्द में होता जुकाम में, और वैसा नहीं लगी। कोई तो सो ही गया, मतलब सिस्टर और ने भी लगाया था, एक ही दिन लगा। हाँ सिस्टर को 2 दिन तक हाँ हाँ, वो ऐसा है। वो लोग ऑलरेडी जो है ना, वो थोड़ा सा स्ट्रांग नहीं होते। नहीं बेटा, इसको मत लिखना है, लिखो, लिखना तुम्ही को है, बट इतना जरूरत, ये हो गया तो बोलो। अरे लिखो, तुम ही लोग लिखो, तुमको ही लिखना है, हमको थोड़े लिखना है। हो गया? हो गया भाई? नहीं। नहीं, नया कॉपी खरीद के लेके आया है? मशीन की कॉपी ये है? ओहो, अच्छा, यहीं छोड़ गया था कल? डायरेक्ट यहीं क्लास नहीं आ गया था तुम? हाँ, कल डायरेक्ट क्लास आ गया था बाहर से बाहर? ओ, हो गया? चल देखो, सुनो तुम, ठीक है। यहाँ से ना थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना, यहाँ थोड़ा सा मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपको मिलेगा, दिस विल कम एज
1 माइनस S1 बाई P1, इसको रहने दो अभी, इसको मल्टीप्लाई करो ऊपर वाले को, क्या मिलेगा तुमको, S2 माइनस S1 इंटू S2, ठीक है बाबू, S1 माइनस S1 इंटू S2 डिवाइड बाई P2। क्या S1 मल्टीप्लाई बाई S2 बहुत छोटा होगा, हाँ या नहीं? देखो एक तो स्लिप ऑलरेडी 0.01 होता है, फिर 0.01 इंटू 0.01, ये वैल्यू बहुत छोटा होगा, यस और नो, छोटा होगा ना। यानी कि आप बोल सकते हो बाय नेग्लेक्टिंग S1 एंड S2, S1 डॉट S2, इसको नेगलेक्ट कर देना क्योंकि इसके कंपेयर में छोटा होगा, स्क्वायर हो रहा है ये, अरे बोलो ना हाँ या नहीं। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, 1 माइनस S1 बाई P1 इज इक्वल टू S1 बाई P2, ठीक है यहाँ तक, ओके। अब करो क्या, इसको थोड़ा अलग अलग कर लेते हैं हम, अलग अलग कर लेते हैं, तो हो जाएगा 1 बाई P1, ठीक है बाबू, माइनस S1 बाई P1, है ना, डिवाइड इक्वल टू S1 बाई P2। इस P1 वाले को टर्म को उधर लेके चले जाओ, ये S1 वाला जो टर्म है यहाँ पे, ये वाला, इसको लेके आ जाओ यहाँ पे, मिलेगा क्या देख लेना यहाँ से, 1 बाई P1 इज इक्वल टू S1 कॉमन कर देते हैं, 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2, ठीक है यहाँ तक। ओके देन देखो हो गया, तो साथी में कर रहा तुम लोग भी, कैलकुलेशन नहीं है, इसको ऐड करेंगे थोड़ा सा, कितना हो जाएगा P1 इंटू P2, तो ये हो गया 1 बाई P1 इज इक्वल टू S1 इंटू P1 प्लस P2 ऊपर चल जाएगा, P1 प्लस P2 डिवाइड बाई P1 इंटू P2, यहां से P1 और P1 कैंसिल हो गया, यहां से P1 और P1 कैंसिल हो गया, और हमको मिल गया S1, हमको मिल गया S1 बराबर P2 अपॉन P1 प्लस P2, ठीक है, ओके। आई होप कि आप भी निकाल लिए होंगे ना। अब आते हैं मेन चीज पे, ठीक है, समझ में तो आया ये, ठीक है। देखो हम निकालते हैं NR1, क्योंकि S1 तो निकाल चुके हैं, अरे बोलो S1 तो यहां निकाल चुके हैं ना S1, तो निकालते हैं NR1 कितना होगा, NR1 बराबर 1 माइनस P2 अपॉन S1 की वैल्यू है ना, P1 माइनस P1 प्लस P2, ठीक, मल्टीप्लाई बाई NS के बदले 120 F1 बाई P1 लोगे, बोलो, ठीक है, 120 F1 बाई P1 ले, हम NR1 निकाल रहे हैं यहां से, दिस विल कम एज नाउ NR1 इक्वल टू, चलो समझ लेते हैं यहाँ पे, ये इधर करोगे तो P1 प्लस P2 होगा, माइनस P2, तो बच गया P1 खाली, बच गया P1 डिवाइड बाई P1 प्लस P2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 1, समझ रहे हो ना क्या करने वाले हैं, ये गया गया, और लास्ट NR विल बी कम एज, इसको मिटाते हैं ऊपर वाली चीज नहीं, जरूरत है अभी इसलिए, चलो लास्ट देख लेते हैं हम लोग, तो NR1 किसके बराबर आया, NR1 बराबर डेफिनेटली तब NR2 के भी बराबर होगा, वो बोल ही नहीं रहा, NR1 बराबर NR2, यानी कि हम सिस्टम स्पीड कह सकते हैं इसको, बोलो, है ना, ये पूरा स्पीड जो है यहाँ पे N जो है सिस्टम स्पीड बराबर किसके बराबर है, 120 F1 बाई P1 प्लस P2, समझ में आया कि नहीं आया ये, आ गया, ओके। अब समझते हैं मेन चीज, देखो अब सपोज करो ये सर ना आपने ये प्लस लिया है, ठीक है, सुनते जाओ आराम से, मान लो कि हम यहाँ माइनस कर देते हैं, अब मान लो क्यों कर रहे हैं अभी ध्यान रखो, अगर हम यहाँ माइनस करते, ये लिख लियो ना तुम लोग, सारा लिख लियो ना, हाँ या नहीं, लिखो जल्दी से, क्योंकि हम उसी में मारेंगे, आंसर लिखेंगे डायरेक्टली, बात ये, तुम नहीं लिखोगे फिर से भाई, टेंशन ना लो, हम समझाएंगे बस ये चीज,
इसलिए मिटा नहीं रहे थे। ये नहीं, ये लिख चुका है तुम यहाँ, ये लिख चुके हो ऑलरेडी। ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है। हो गया। अच्छा मान लो अगर यहाँ माइनस करते हैं, यहाँ पे माइनस करते, ध्यान देना यहाँ पे माइनस हो जाता, ठीक है बेटा। जैसे यहाँ माइनस करते यहाँ पे माइनस होता, बस करते जा रहा है, यहाँ माइनस होगा। ओके नेक्स्ट, यहाँ माइनस होगा, सब में माइनस होगा। अब इसको तो नेगलेक्ट ही करना है, तो क्या ही प्लस माइनस से क्या मतलब। यहाँ माइनस होगा, अगेन यहाँ माइनस होगा। उसके बाद किए क्या हो तुम, इसको इधर लेके आए हो, रुको रुको रुको, अब रुको जा। तो हुआ क्या है, जब इसको लेके इधर आओगे तो P2 वाला के टर्म में माइनस हो जाएगा। देखो क्या बोले, ये माइनस S1 बाई P2 है बोला, और जब इसको इधर लेके आओगे तो S1 बाई P1 है, तो S1 बाई P1 वाला प्लस रहेगा और यहां पे हो जाएगा माइनस। बोलिए हो गया ना माइनस। ओके यहां जब माइनस होगा तो जब तुम निकालोगे इट विल कम एज P1 माइनस P2, आएगा ना इस तरह से। और बोलो ना बड़ी, यानी कि यहां पे क्या आएगा तो माइनस, देखते जाओ आएगा माइनस, फिर सॉल्व करते जाओ, ये P1 माइनस P2 ये सारे वैल्यू पुट करो, यहाँ पे माइनस होगा, कैंसिल होगा, और लास्ट में हमको यहाँ पे माइनस मिलेगा। बोलो है या नहीं, देख लो ये माइनस किए, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, यहाँ माइनस रहने दो, ठीक है। यहाँ तक देखो क्या हुआ तो कितनी गलती हो गया, देखो ये हो गया, ठीक है। यहाँ तक सर, यहाँ भी माइनस P2 है, ठीक है। इसको निकालते हैं ना, थोड़ा सा इसको निकालते हैं, मल्टीप्लाई कर लो, P1 P2 हो गया, ये हो गया P2 माइनस P1, यहाँ माइनस लग जाएगा। बोल तो रहे कहीं ना कहीं गलती हो गया, फिर इसका मतलब यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ पे माइनस होगा, है ना, क्योंकि वो वही होगा, हमको पता है ना, इसलिए तो ये समझ रहे हो ना क्या बोल रहे हैं, तो माइनस इसलिए बिना सोचे इधर आ जाओ, फिर जो गलती हुआ है इसका मतलब माइनस P1 है, ये P2 है। ओके तो P1 के बदले माइनस लगा लो, P1 के सामने माइनस लगा लो। अच्छा पहले इधर देख लो, फिर बंदे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसको अब इधर कर लो तो माइनस P1 हो जाएगा, अब कैंसिल हो गया ना, कैंसिल P1 कैंसिल हो गया, लेकिन माइनस के साथ रह गया ना यहाँ पे माइनस के साथ। अरे बोलना भाई, देखो ये यहाँ से उठा के यही किए, P2 कैंसिल हो गया, माइनस P1 रहा, ये कैंसिल हो गया, माइनस P1 रह गया कि नहीं रह गया ऊपर। अच्छा ये P2 माइनस ऑफ P1 हो गया नीचे, P1 और माइनस माइनस को कॉमन कर दिए, ऊपर नीचे कट गया, P1 माइनस P2 हो गया, आंसर लिखा हुआ वहां, गलती नहीं होगा, टेंशन ना लो, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना क्या बोले हम, अरे बोलो हाँ या नहीं, देखो नहीं समझ में तुम लोग को, यहां तक सही है। इसके बाद ऐड करो तो P2 और P2 कैंसिल, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। ऊपर बच गया माइनस का P1, ठीक है, और नीचे P2 माइनस P1, P1 कैंसिल हो गया, ऊपर भी माइनस है, अब यहां से माइनस कॉमन कर लो, P1 हो गया प्लस, P2 हो गया माइनस, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये आंसर लिखा हुआ, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब ये सब नहीं लिखना तुमको, सीधे यहां आते हैं, यानी कि प्लस भी आया माइनस भी आया, दोनों आया। अब बताओ सुनना यहां से, अब इसको भूल जाते हैं हम सारा चीज, ठीक है। ये बताओ जब यहां प्लस होगा तब ये स्पीड ज्यादा होगा कि माइनस होगा तब स्पीड ज्यादा होगा, माइनस होगा तो ज्यादा होगा स्पीड, ये सुना, क्योंकि डिफरेंस होगा तो स्पीड ज्यादा होगा, पोल की संख्या जितनी।
बढ़िया। अब बताओ माइनस होगा तब स्पीड ज्यादा होगा, तो कम्युलेटिव कंपाउंड है कि डिफरेंशियल कंपाउंड है? डिफरेंशियल कंपाउंड है। तुमने पढ़ा क्या है ना कि भाई डिफरेंशियल कंपाउंड में स्पीड ज्यादा होगा। प्लस किसके लिए? कम्युलेटिव कंपाउंड। माइनस किसके लिए? डिफरेंशियल कंपाउंड। समझ में आ गया यहां तक? बोलो न रे। हाँ अब देखो हम लोग को यहां से दो स्पीड मिलेगा, हम लोग को यहां से दो स्पीड मिलेगा, एक डिफरेंशियल कंपाउंड में, बोलना रे, और एक स्पीड कंट्रोल पढ़ रहे हैं हम लोग, स्पीड अलग अलग होना चाहिए। स्पीड हम पढ़ क्या रहे हैं, स्पीड समझ में आ रहा है, अभी और दिखेगा, टेंशन ना। तो हमको ना बेटा यहां पे दो स्पीड मिला, एक मिला कम्युलेटिव कंपाउंड के समय, दूसरा मिला डिफरेंशियल कंपाउंड के समय, यानी कि प्लस फॉर कंपाउंड, कंपाउंड कहवा के ना हमको भी कास्केड होता है, ये वो डीसी मशीन से ला रहा है, कम्युलेटिव कास्केड, कम्युलेटिव कास्केड एंड माइनस फॉर डिफरेंशियल कास्केड। ठीक है यहां तक? अब देखो यहां से सुनो, अरे सुनो, अच्छा ये तो दो स्पीड मिले आपको कास्केडिंग के समय, बोलना। अब आते हैं इंडिविजुअल में। इंडिविजुअल में मान लो अगर तुम कास्केड नहीं करते, जैसे बेटा अगर तुम कास्केड नहीं करते और सप्लाई देते मशीन 1 को, सप्लाई देते मशीन 1 को, कास्केड नहीं करते मतलब सेकेंडरी में दूसरी जो मशीन उसमें सप्लाई नहीं जाती, अरे कास्केड नहीं करते सप्लाई नहीं जाती, तो उस समय रोटर तो मैकेनिकली कपल्ड है, तो रोटेट करता तो ये भी रोटेट करता, नो डाउट। तो उस समय केवल आप अगर पहले वाले को सप्लाई देते, केवल पहले वाले को सप्लाई देते, तो उस समय जो आपको स्पीड मिलता वो मिलता 120 F1/P1। बोलिए हाँ या नहीं? हाँ, क्योंकि दूसरे में सप्लाई ही नहीं देते, डेफिनेटली लोड की तरह काम करता, और वो ये स्पीड देता। बोलिए ये कब 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 आते हैं? जब जब पहले वाले मशीन को सप्लाई देते, कास्केड नहीं करते और पहले वाले मशीन को सप्लाई देते। ठीक है यहां तक? बोलना रे, मैकेनिकली तो कपल्ड है ही, तो ये स्पीड मिलता तुमको, सिस्टम का स्पीड। ओके नेक्स्ट। अब मान लो ये कनेक्ट नहीं करते, इलेक्ट्रिकली कनेक्ट नहीं होते, इसलिए इंडिविजुअल लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिकली कनेक्ट नहीं होते, मैकेनिकली कपल्ड होते नो डाउट, बट इलेक्ट्रिकली कनेक्ट नहीं होते, और तुम दूसरे वाले मशीन को सप्लाई देते। हो सकता है ना हम सप्लाई पहले वाले को ना देके स्टेटर वाइंडिंग दूसरे वाले में दे देते, तो अगर हम सप्लाई दूसरे को देते तब तुमको मिलता 120 F1/P2, क्योंकि सप्लाई फ्रीक्वेंसी F1 होती और P2 उसका पोल के अकॉर्डिंग मिलता। बोलना हरिया नहीं? तो इंडिविजुअल में तुमको दो स्पीड मिल सकता था, बोलो, और कास्केडिंग में दो स्पीड, यानी कि ओवरऑल कितना स्पीड तुम वहां से अचीव कर पाओगे? 4 डिफरेंस स्पीड मिलेगा आपको। स्पीड कंट्रोल हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो ना। सर एक मोटर तो फ्री में, वो अलग बात है, हालांकि मेथड कभी यूज नहीं करते, वो अलग चीज है, बट मेथड पढ़ रहे हैं हम लोग। क्या इसमें 4 स्पीड अचीव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? स्पीड कंट्रोल हुआ कि नहीं हुआ? तो 2 स्पीड कंट्रोल आपको कास्केडिंग के समय मिलेगा और 2 स्पीड आपको इंडिविजुअल ऑपरेशन में मिलेगा। इसलिए इस मेथड में हम लोग 4 डिफरेंट स्पीड अचीव कर पाते हैं। क्लियर हो गया? तो दूसरी बात यह है कि कम्युलेटिव कंपाउंड में हो सकता है कि पोल बराबर हो, लेकिन डिफरेंशियल कंपाउंड अगर कर रहे हो, डिफरेंशियल कास्केडिंग कर रहे हो, तो कभी ये पोल बराबर नहीं होने चाहिए। क्यों? अदरवाइज स्पीड डेंजरसली हाई हो जाएगा, इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। अरे -0 होगा तो इन्फिनिटी पहुंच जाएगा, वो पोल जीरो मतलब कि ये नीचे वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी। यानी कि पहली पॉइंट ये है कि डिफरेंशियल कास्केडिंग के समय दोनों पोल बराबर नहीं होने चाहिए, अदरवाइज हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे कितने स्पीड मिलेंगे हमको? 4। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये क्वेश्चन एसएससी जेईई का क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन भी। लेकिन इसमें भी सर 2 आंसर है। क्या? लास्ट टाइम इसी में डिस्कस हुआ था, बोलो जल्दी। उसमें भी मतलब 2 तरीके से कि मैक्सिमम कितनी स्पीड हम 4 मैक्सिमम 4, ऐसे इंडिविजुअल में 2। हां सर ऐसे ही था है। तो क्वेश्चन इस तरह का बोलते रहे हैं, इंडिविजुअल में 2 स्पीड, ठीक है,
ओवरऑल मैक्सिमम 4 स्पीड, अगर पोल बराबर हुए तो मैक्सिमम 3 स्पीड, सॉरी 2 स्पीड, सॉरी मैक्सिमम 2 स्पीड, अगर पोल बराबर हुए तो मैक्सिमम 2 स्पीड। या ये बराबर हो जाएंगे, ये P1 P2 बराबर होगा तो बराबर नहीं हो जाएगा रे इंडिविजुअल में, तो एक ही स्पीड हुआ वो, और हम डिफरेंशियल कर नहीं सकते, तो कम्युलेटिव कितने मिलेगी तब? 2। यानी कि सेम पोल के 2 मशीन लगाओगे तो 2 ही स्पीड मिलेगा। अरे बोलो ना, अगर डिफरेंट पोल के लगाओगे तो मैक्सिमम 4 स्पीड मिलेगा। यही चीज है इसमें, जिस तरह क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग बनाओ। क्लियर? लिखो अब पॉइंट, लिखवा तो रहे हैं, इसको लिखो पहले जल्दी। खत्म हुआ स्पीड कंट्रोल। किसी भी मोटर का सबसे इंटरेस्टिंग जो पार्ट है दैट इज स्पीड कंट्रोल, किसी भी मोटर का। मशीन मतलब डीसी मोटर जनरेटर और ये इंडक्शन मशीन, ये इनको सीखने को दिक्कत है कि जब कंट्रोलिंग की बात आती है ना, वो मेथड में पहुंच जाते हैं। अरे मोटर का पर्पस ही बेटा स्पीड कंट्रोल है, अगर वही नहीं करोगे तो मोटर किस काम का है? समझ रहे हो क्या बोल रहे? इसलिए स्पीड कंट्रोल ही डेप्थ में होती है। एक्चुअली बात यह है ना कि और सब डेप्थ में होती ही नहीं है। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि मेन पर्पस ही स्पीड कंट्रोल है, इसलिए। हो गया? जो मोटर स्पीड कंट्रोल जिसका नहीं किया जा सके, समझ रहे हो, वो मोटर किसी काम का है नहीं। लिखो जल्दी, लिख लिए? लिखो पहला पॉइंट, लिखोगे इन दिस मेथड, पहला पॉइंट, इन दिस मेथड, इन दिस मेथड, in this method, two machines, two motors, in this method, two motors are electrically cascade. In this method, two motors are electrically cascade and mechanically coupled. Electrically cascade and mechanically coupled. Electrically cascade and mechanically coupled. Next point. At least one of the motor should be SRIM. At least one of the motor should be SRR. समझ में आ गया? मतलब कम से कम एक होना चाहिए जिससे हम आउटपुट ले सकते हैं ना। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, एटलीस्ट वन ऑफ द मोटर इज SRIM। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, if both the motor are supplied by same phase sequence supply, if both the motors are supplied by same phase sequence supply, called कौन से कास्केड? बोलो जल्दी। called cumulative cascade, called cumulative cascade, where direction of RMF is same, rotating magnetic field is same, RMF is same। ठीक है? हालांकि दोनों अपोज करेगा वो अलग बात है, समझ में आ रहा ना, बट वो अपोज कर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अरे लिखो ना, लिखो। If supply of both the motor, if supply phase
phase sequence, if supply phase sequence of both the motor, if supply phase sequence of both the motor is opposite, called differential cascade, called differential cascade, where direction of RMF, rotating magnetic field is opposite, next point, a speed in cumulative cascade, is lower, ब्रैकेट में लिख लेना कितना स्पीड है, 120 F1 by P1 plus P2, 120 F1 by P1 plus P2 is lower, कितना होता है वो, ठीक है। नेक्स्ट, स्पीड इन डिफरेंशियल कास्केड, is higher, ब्रैकेट में लिखना 120 F1 by P1 minus P2, 120 F1 by P1 minus P2. Next point, there are maximum 4 different speed can be achieved. There are maximum 4 different speed can achieve. There are maximum 4 different speed can achieve. There are maximum 4 different speed can achieve. Next point. For differential cascading, for differential cascading, क्या लिखवाना था, अरे अगला टॉपिक सोचने लगे ना, बात ही है। फॉर डिफरेंशियल कास्केडिंग, नंबर ऑफ पोल्स शुड नॉट बी सेम, number of poles should not be same, number of poles should not be same, number of poles should not be same, ठीक है। ओके, ये कंप्लीट हो गया हम लोग को स्पीड कंट्रोल। हेडिंग देंगे ब्रेकिंग, ब्रेक के पहले ब्रेकिंग, ब्रेक के पहले ब्रेकिंग, समझ में आया क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहा है? हाई कर दें, ठंडा लग रहा है। चलो ना, गर्मी हुआ तो चला लेंगे, क्या कुछ देर में हो जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहे थे? ब्रेकिंग, ब्रेकिंग क्या होता है? पढ़ा चुके हैं सब क्या होता है ब्रेकिंग। क्या होता है? किसी भी मोटर को इंटेंशनली रोकना ब्रेकिंग कहलाता है। यार बोलो है नहीं, किसी भी मोटर को इंटेंशनली रोकना, इंटेंशनली क्या होता है? जबरदस्ती रोकना। हालांकि सप्लाई काट दोगे तब भी वो रुकेगा, है ना, लेकिन वो अपने हिसाब से रुकेगा। जब कभी भी तुम जबरदस्ती रोकते हो उसको क्या कहते हैं हम लोग? ब्रेकिंग कहते हैं, ठीक है। बेसिकली 3 टाइप के ब्रेकिंग होते हैं जो डीसी मशीन में भी पढ़े हो। कौन कौन से ब्रेकिंग पढ़े हो? डायनामिक ब्रेकिंग, जिसको आप रियोस्टैटिक ब्रेकिंग वहां नाम दिए थे। ओके, डायनामिक ब्रेकिंग एक है। दूसरा प्लगिंग,
तीसरा रीजनरेटिव ब्रेकिंग। हमारे पास 3 टाइप के ब्रेकिंग होते हैं, यहां भी हमारे पास 3 टाइप की ब्रेकिंग है। सेम बोले भी थे, हम पूछेंगे इंडक्शन मशीन में, याद आया? तो हमारे पास जो पहला ब्रेकिंग है डेट इज डायनामिक ब्रेकिंग, जिसको आप रियोस्टेटिक ब्रेकिंग कहते हो। दूसरा प्लगिंग, एंड द थर्ड डेट इज रीजनरेटिव ब्रेकिंग। ठीक है, 3 ब्रेकिंग्स। कॉपी करिए और बताएंगे आप डीसी मशीन का डायनामिक ब्रेकिंग में क्या होता था। चलिए आराम से आप कॉपी करिए, इसको कॉपी कर लीजिए और डायनामिक ब्रेकिंग बताएंगे डीसी मशीन का, डीसी मोटर का। उसके जो मोटर के टर्मिनल्स होते हैं उसको निकाल के उसे रेजिस्टेंस का लगा देते हैं, पहला पॉइंट। ठीक है, इसके चलते सर वो रिवर्स डायरेक्शन में उसको उल्टे डायरेक्शन में टॉर्क बनाता है, करंट फ्लो करता है उल्टे डायरेक्शन में, फील्ड उसी डायरेक्शन में रह जाती है। नेक्स्ट उल्टे डायरेक्शन में रोटेट करने, मतलब उल्टे डायरेक्शन में टॉर्क लगता है और उसके चलते तुरंत रुक जाता है। हाँ बड़ी। एक और एडवांटेज ये है कि डायनामिक ब्रेकिंग के समय हमको किसी एक्सटर्नल मैकेनिकल ब्रेकिंग की नीड नहीं होती, क्योंकि जब 0 स्पीड होता है तो ऑटोमेटिक रुक जाता है। याद आ गया? प्लगिंग में क्या सीन था? हम लोग सप्लाई को इंटरचेंज कर देते हैं, टर्मिनल को इंटरचेंज करते हैं। उसमें भी क्या होता है कि करंट उल्टा हो जाता है, नो डाउट, टॉर्क उल्टा होता है, मशीन रुकता है, नो डाउट, बट उसमें डिफिकल्टी ये है मैकेनिकल ब्रेकिंग की नीड होती है 0 स्पीड पे। याद आ गया? हाँ, क्योंकि अदरवाइज वो उल्टा घूमेगा। रीजनरेटिव ब्रेकिंग में क्या था? जब कोई भी ओवरहॉलिंग लोड कंडीशन है, ढुलान है, ऑटोमेटिक होता है ये, तो होता क्या है कि जो आपकी स्पीड है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, जिसके चलते इंड्यूस ईएमएफ ज्यादा हो जाता है टर्मिनल वोल्टेज से, वो सप्लाई लेता नहीं, सप्लाई देना। याद आ गया? सेम वैसा ही यहाँ भी। बट ये है कि वहां पे डीसी मशीन था, ये डायनामिक ब्रेकिंग बेटा हम लोग करते क्या है कि उसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं और रेजिस्टेंस से लगा देते हैं, रेजिस्टेंस लगा देते हैं, हाँ, आर्मेचर को, और फील्ड को ऐसे ही छोड़ देते हैं। मेरे फील्ड को अब जनरेटर जैसा बिहेव करता है, वो रोटर को रेजिस्टर को सप्लाई करने लगता है और करंट उल्टा हो जाता है, फ्लक्स वही है, टॉर्क की डायरेक्शन उल्टा हो जाती है। वो पढ़ाए हम, डीसी मशीन पढ़ाए अभी यहाँ पे, पढ़ो जाके घर पे। पहला हेडिंग दो डायनामिक ब्रेकिंग, पहला हेडिंग दो डायनामिक ब्रेकिंग। चलो देखो यहां से दिख जाएगा डायनामिक ब्रेकिंग, लिखिए, हेडिंग दीजिए डायनामिक ब्रेकिंग। अरे लिखेगा तुम लोग, डायनामिक ब्रेकिंग लिखो। ठीक है, अच्छा ठीक है। देखो डायनामिक ब्रेकिंग क्या होता है, याद करो वहां का, वो ऑटोमेटिक 0 स्पीड पे पहुंच जाएगा, रोटेट नहीं करेगा। स्पीड 0 पहुंच जाएगा, रोटेट नहीं करेगा, यही है ना डायनामिक ब्रेकिंग। ओके, देखो होगा क्या, यहां पे हमारे पास 3 फेज स्टेटर था, सुनते जाओ आराम से। आर वाई एंड बी, चलो देखो बेटा, ये 3 फेज आपके पास स्टेटर था, ठीक है ना, आर वाई बी, ये हो गया आर फेज, वाई फेज, बी फेज एंड वाई फेज, ठीक है। और इसमें आप 3 फेज सप्लाई दे रहे थे, मशीन रोटेट कर रहा था, किस स्पीड से, एनआर के स्पीड से, एंड सो ऑन, ऑपरेशन हो रहा था, तभी ना ब्रेकिंग लगाते हो तुम, बोल भी नहीं कर रहा। हम ये ऑलरेडी मशीन रोटेटिंग था और उसका रोटर रोटेट कर रहा था, किस स्पीड से, एनआर के स्पीड से, किस डायरेक्शन में, आरएमएफ के डायरेक्शन में, एनएस के स्पीड से घूम रहा था, ये एनआर के स्पीड से रोटेट कर रहा था और काम हो रहा था। अब क्या है कि सप्लाई कट कर देंगे फिर भी मशीन रुक जाएगा,
अरे बोलो ना, सप्लाई यहां से डिस्कनेक्ट कर देंगे, मशीन में रुक जाएगा, नहीं रुक जाएगा, लेकिन वो ड्यू टू फ्रिक्शन एंड वाइंडेज रुकेगा, वो ऑटोमेटिक नहीं मतलब जबरदस्ती नहीं रोका जाएगा। अब कर क्या रहे हैं सुनिए, ठीक है। हम किए क्या, या 3 फेज सप्लाई था, मशीन ऑपरेट हो रहा था, हम किए क्या, यहां पे लगा दिए डीसी सप्लाई, मतलब एसी सप्लाई हटा दिए, 3 फेज सप्लाई था ना यहाँ पे, उसको हटा दोगे तभी रुक जाएगा, लेकिन अभी क्या करना, हमको जबरदस्ती रुकना है, तो हम रुकने के लिए क्या किए, यहां लगा दिए VDC, डीसी सप्लाई लगा दी। समझ में आ रहा? ओके, मशीन ऑपरेट हो रहा था मतलब सॉरी, 3 फेज सप्लाई दिया था, फ्लक्स था, रोटेट हो रहा था, लेकिन अब इनर्शिया के चलते रोटेट कर रहा है उसी डायरेक्शन में, इनर्शिया के चलते अभी उसी डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, अभी रुका नहीं है वो। सप्लाई हटाने के बाद हमने क्या किया, यहां डीसी सप्लाई लगा दिया, हाँ करंट फ्लो किया। अब यहां जो फ्लक्स बना वो डीसी नेचर का बनेगा भाई, वाइंडिंग में जैसा करंट दोगे वैसा फ्लक्स बनेगा। तो पहले क्या होता था, जब 3 फेज सप्लाई देते थे आप, तो 3 फेज फ्लक्स रोटेटिंग नेचर का बनता था, 3 फेज फ्लक्स रोटेटिंग नेचर का बनता था ना। अभी क्या हुआ, हमने सर हमने डीसी सप्लाई दे दिया, तो फ्लक्स किस नेचर का बना, स्टेशनरी। अब ना वो रुक गया, फ्लक्स है लेकिन रुका हुआ है, फ्लक्स है लेकिन रुका हुआ है। रोटर रोटेट कर रहा है, क्यों रोटेट कर रहा है, इनर्शिया के चलते, तो क्या उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसमें करंट फ्लो करेगा, फ्लक्स बनेगा, इंडक्शन होगा, सही बात है। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, इंडक्शन ऑलवेज अपने कॉज का अपोज करता है। बताएंगे यहाँ कॉज क्या है, उसका खुद का रोटर है, रोटर का रोटेशन है, क्योंकि फ्लक्स तो स्टेशनरी है, फ्लक्स तो स्टेशनरी है, अगर रोटर नहीं रोटेट करता तो ईएमएफ नहीं बनता। तो यानी कि अब जो टॉर्क लगेगा वो रोटर को रोकेगा, बोलना इंडक्शन ऑलवेज अपने कॉज का अपोज कर। मोटर के ऑपरेशन में भी होता है, वो इंडक्शन अपने कॉज का अपोज करता है तो उस स्पीड को अचीव करने लगता है। अभी फ्लक्स का स्पीड क्या है, 0, तो उस स्पीड को अचीव करना चाहेगा, बोलना आना चाहेगा। यानी कि अब एक उल्टा टॉर्क लगेगा, और उस टॉर्क तो लगेगा लेकिन अब उल्टा लगेगा, और उस मशीन को किस स्पीड तक लेके जाएगा, 0 पे लेके जाएगा। समझ में आ रहा है यहां तक, कोई दिक्कत है? जब 0 स्पीड में पहुंच जाएगा d5/dt 0, क्योंकि फ्लक्स डीसी है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स 0, कोई फ्लक्स चेंज नहीं होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस जो होगा वो 0 हो जाएगा, और मशीन ऑटोमेटिक कहां रुक जाएगा, 0 स्पीड पे रुका रह जाएगा। समझ में आया? सेम वैसे ही है क्या डीसी जैसा, डीसी वर्किंग वाले अलग है, कंसेप्ट वही है। हमको क्या 0 स्पीड के बाद इसमें स्पीड कुछ बढ़ पाएगा घट पाएगा नहीं, यानी कोई मैकेनिकल ब्रेकिंग की नीड नहीं होगी। दूसरा देखेंगे प्लगिंग वाला कैसे होगा, समझ में आ रहा है बेटा? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? डीसी बेटा किन्हीं दो ही में दोगे ना, इसमें दो, डीसी 2 ही में दोगे ना, या तो इसमें दो या इसमें किसी में दो, तो फ्लक्स कैसा बन जाएगा, यहाँ पे डीसी हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा बेटा, होता क्या है कि इसके बदले एक सिंगल फेज एसी भी लगा सकते हैं हम, सिंगल फेज एसी भी लगा देंगे। अगर सिंगल फेज एसी लगाएंगे फिर भी वो रोटेटिंग नेचर का नहीं होगा। अरे रोटेटिंग फ्लक्स कब होता है, 3 फेज एसी लगाते हैं। अब सिंगल पेज एसी लगाओगे वो भी रोटेटिंग नेचर, भले वो साइनसोइडल होगा नो डाउट, लेकिन रोटेटिंग नेचर का तो नहीं होगा। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? तो उस समय भी ये ब्रेक लगेगा, ठीक है। और उस वाले ब्रेकिंग को कहा जाता है एसी डायनामिक ब्रेकिंग, ठीक है। हालांकि बेटर होता है डीसी डायनामिक ब्रेकिंग। दिक्कत है यहाँ पे कोई? समझ में आ गया? तक देखो उसमें क्या होगा, आपका फ्लक्स तो बनेगा सर, लेकिन वो रोटेटिंग थोड़े होगा, वो पल्सेटिंग होगा। समझ रहे हो? यानी कि वो फ्लक्स पॉजिटिव नेगेटिव करेगा, मैग्नीट्यूड उसकी पॉजिटिव नेगेटिव करेगी, लेकिन रोटेट तो नहीं करेगा ना। तो होगा क्या, जब ये इस स्पीड पे पहुंचेगा तो वाइब्रेट करते रहेगा, जब 0 स्पीड पे पहुंचेगा तो वाइब्रेट करेगा, क्योंकि वो पॉजिटिव नेगेटिव टॉर्क आएगा। लेकिन डीसी वाला में वाइब्रेट भी नहीं करेगा। अरे बोलो ना, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव तो होता नहीं है। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? लेकिन यहाँ पे तो ये फ्लक्स इस तरह है तो ईएमएफ बनेगा, पॉजिटिव में नेगेटिव में पॉजिटिव में बनेगा ना इसमें। देखो सिंगल फेज जब सप्लाई लगाओगे, ये सिंगल फेज इंडक्शन जैसे ही वर्क करेगा नो डाउट, लेकिन सिंगल फेज इंडक्शन मशीन तो वाइब्रेटिंग नेचर का होता है स्टार्टिंग पे ना। तो बोलना बेटा है नहीं, तो होगा क्या, ये वाइब्रेट करेगा ना ये केवल। अब डीसी लगाओगे तो स्टेशनरी रहेगा, वाइब्रेट नहीं करेगा। इसलिए बेसिकली कौन लगाया जाता है, डीसी। हालांकि इससे भी नहीं किया जा सकता है, लेकिन किया नहीं जाता है, फिर तो वाइब्रेशन करने लगा ना मशीन।
तो वाइब्रेट किया तो फिर मतलब लॉस हुए, एनर्जी के लॉस हुए, बहुत सारी चीजें हुई ना, मशीन में भी वाइब्रेशन आ गया। इसके चलते हम लोग बेसिकली कौन लगाते हैं? डीसी। हालांकि ब्रेकिंग डीसी से किया जाता है, हालांकि एसी से करोगे तो उसको क्या बोलते हो? एसी डायनेमिक ब्रेकिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए लिखिए पॉइंट, पहले कॉपी करिए जल्दी से, जल्दी लिखो। अरे तो ओके। ओके भाई, देखो इन दिस मेथड, in this method, in this method, in this method, three-phase stator supply, in this method, three-phase stator supply is disconnected. In this method, three-phase stator supply is disconnected, and a DC supply and a DC supply and a DC supply is connected between, DC supply is connected between, and the DC supply is connected between any two terminal of stator winding, any two terminal of stator winding, any two terminal of stator winding. Next point, DC flux setup in air gap. Next point लेना, DC flux setup in air gap, DC flux setup in air gap, and hence due to inertia of rotor, hence due to inertia of rotor and rotation, due to inertia of rotor and rotation, EMF induced in rotor, EMF induced in rotor, EMF induced in rotor. ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब उसकी इनर्शिया एंड रोटेशन के चलते EMF इंड्यूस हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, इंडक्शन ऑलवेज अपोज इट्स कॉज, इंडक्शन ऑलवेज अपोज इट्स कॉज, इंडक्शन ऑलवेज अपोज इट्स कॉज, ब्रैकेट में कौन सा? ओके, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, ब्रैकेट में लिखना, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, इंडक्शन ऑलवेज अपोज इट्स कॉज, ब्रैकेट में अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, that is rotation of rotor here, that is rotation of rotor here, that is rotation of rotor here. ठीक है, समझ में आ रहा है? hence rotor stop intentionally, rotor stop intentionally, rotor stop intentionally. Next point, at zero speed, at zero speed, at zero speed, EMF induced is zero. At zero speed, EMF induced is zero. Hence, no need of mechanical braking. Hence, no need of mechanical braking. Hence, no need of mechanical braking.
नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नेक्स्ट, या फिर नोट में लिखो, नोट में लिखना, इफ सप्लाई इज सिंगल फेज AC, if supply is single phase AC, if supply is single phase AC, supply is single phase AC, then it's called AC dynamic braking, and it's called AC dynamic braking, then it's called AC dynamic braking, and it's called AC dynamic braking, ठीक है, then it's called AC dynamic braking, क्लियर हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं तो हम लोग देखेंगे प्लगिंग एंड रिजेक्टिव ब्रेकिंग। तो आते हो तुम लोग, हो रहा है 2:45, 2:15 बजे आ जाओगे मैक्सिमम है, 2:45 हो रहा है ना, 1:45 आ जाओगे 2:15 में, चलो 2:15 में। बारिश होगा तो भाग मत जाना, मतलब बाहर मत जाना, नहीं हो रहा है बारिश। दोनों मोटर